क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास पढ़ने से पहले हम लोग इस चैप्टर में कोलिजन पढ़ेंगे, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले कोलिजन से। दो टाइप के कोलिजन हमारे होंगे, हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन, जिसे आप 1D और 2D कोलिजन कहते हो रेस्पेक्टिवली, है ना? देन वंस इट विल कंप्लीट, हम लोग कहाँ मूव करेंगे? हम लोग मूव करेंगे उसके बाद सेंटर ऑफ मास पे, जहां पे हम लोग सेंटर ऑफ मास और उसके मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है? तो गेट सेट गो, स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोलिजन से। कोलिजन को अगर हमें डिफाइन करना हो तो आप क्या बोलोगे? कोलिजन बेसिकली है क्या? इंपल्सिव फोर्स है। क्या है? इंपल्सिव फोर्स है जो कि एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर लगाती है। अब यहां एक वर्ड आया इंपल्स। इंपल्स का मतलब क्या है? एग्जैक्टली हम लोग अगर किसी भी बॉडी के ऊपर कहीं पे भी चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहे हैं, हम कहीं पे क्या कर रहे हैं? चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहे हैं, और बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में। स्मॉल मतलब जिसको आप बोलते हो ना dt टाइम, dt टाइम में अगर वो चेंज इन मोमेंटम हो रहा हो तो इस dp/dt को आप क्या कह पाते हो? फोर्स कहते हो। और ये जो फोर्स होता है जो कि बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल में एक्ट कर रहा होता है कहीं पे, इसे आप क्या बोलते हो? इंपल्सिव फोर्स का नाम देते हो, ठीक है? तो dp आपका क्या है? बेसिकली इंपल्स है, मींस चेंज इन मोमेंटम इन वेरी स्मॉल टाइम। dp/dt आपके लिए क्या हो गया? इंपल्सिव फोर्स हो गया। और हम यहाँ पे उसी इंपल्सिव फोर्स की बात करेंगे। देखो डेफिनेशन लिखा हुआ भी है, कोलिजन इज एन इवेंट इन विच एन इंपल्सिव फोर्स एक्ट्स बिटवीन द टू और मोर बॉडीज इन शॉर्ट टाइम। ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये जो शॉर्ट टाइम लिखा हुआ है, और दूसरा ये जो हमारे पास लिखा हुआ है इंपल्सिव फोर्स। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखने का है। अब मैं इसे डायग्राम के थ्रू जो है ना आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, पूरे इवेंट को, कोलिजन का पूरा इवेंट हो कैसे रहा है, इसको यहां से एक डायग्राम से समझते हैं, ठीक है? तो सब लोग बोर्ड पे 1 मिनट के लिए कंसंट्रेट कर लो। ओह सॉरी, मान लो बच्चों मुझे जो है यहां पे ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ दिया हुआ है, और इसके ऊपर दो ऑब्जेक्ट्स हमारे जो हैं वो मूव कर रहे हैं। सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ए, और इसके सामने एक दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास बी, ओके? थोड़ी देर के बाद क्या हुआ है? हमने देखा ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड कर गए, है ना? इस तरीके से कुछ कोलिजन हुआ है इनका। देन फिर से ये सेपरेट होना स्टार्ट हुए हैं, और सेपरेट होने के बाद अलग अलग वेलोसिटी से मूव करने लगे, ठीक है? अभी मैं सब कुछ लिखकर दिखाता हूं कि क्लियरिटी आए आपको, ठीक है? ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले जो पहला इवेंट है ना, यहां पे हम ले रहे हैं, हमारे पास मान लो कि एक बॉडी है ma मास का, और दूसरी बॉडी क्या है हमारे पास? mb मास की है। ma वाला जो है ये हमारा u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और mb हमारा u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हमने बोला हमारा u1 u2 से बड़ा है। अब क्या होगा बेटा? दो लोग एक ही लाइन पे चल रहे हैं, पीछे वाला तेज चल रहा है, तो क्या होगा? कुछ देर के बाद वो आगे वाले को जाकर धक्का मारेगा, पहुंच जाएगा उस तक। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो हमारा ज्यादा तेज मूव कर रहा है, m1 मास ज्यादा तेजी से मूव कर रहा है, वो जाकर m2 से टकराने वाला है कुछ देर के बाद। ये बीच का जो इवेंट है इसे हम लोग बोलते हैं ड्यूरिंग कोलिजन। ये मेरे पास कौन सा इवेंट है? ड्यूरिंग कोलिजन का। दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रही हैं, और कोलाइड करने के बाद हुआ क्या? जब दो बॉडीज कोलाइड करती हैं तो पहले डिफॉर्मेशन होता है। और अगर ये दोनों के दोनों बॉडीज एक दूसरे से स्टिक नहीं की तो वैसे केस में क्या आप बोलोगे कि ये रिफॉर्म होके दोबारा से आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं? से यस और नो? तो दोनों बॉडीज कोलाइड की, कोलाइड करने पे हुआ क्या? हमारे ए ने बी के ऊपर और बी ने ए के ऊपर कुछ इंपल्स डाला, कुछ फोर्स लगाया। जो फोर्स लगा उस फोर्स के कारण दोनों की वेलोसिटीज में चेंजेस आई, और चेंजेस आने के बाद अब हमारा जो ma है ये कुछ v1 वेलोसिटी से चलने लगा, और हमारा जो mb है ये हमारा v2 वेलोसिटी से चलने लगा। इज दिस पार्ट इज ओके टू एवरीवन? यहां पे अगर आप देखोगे तो आपका जो v2 होगा
इट विल बी ग्रेटर देन v1। फर्स्ट जो हमारा इवेंट था, फर्स्ट जो पार्ट था, इसको हम लोग यहां पे बिफोर कोलिजन का नाम देते हैं। ये क्या है हमारा? बिफोर कोलिजन का पार्ट है। और ये जो लास्ट वाला पार्ट है, इसे आप क्या बोल रहे हो? दिस वन इज रिलेटेड विथ आफ्टर कोलिजन। मुझे लगता है ये दोनों पॉइंट्स आपके दिमाग में सेट कर गए होंगे। कहीं कोई दिक्कत है इन दोनों को समझने में? बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन में क्या होगा? डिफॉर्मेशन एंड रिफॉर्मेशन। यहां पे क्या क्या होगा बेटा? बॉडी डिफॉर्म करेगी, जिसे आप डिफॉर्मेशन बोलोगे, और साथ ही साथ कुछ देर के बाद क्या करेगी? रिफॉर्म करेगी, जिसे आप रिफॉर्मेशन बोलोगे। तो ये दोनों के दोनों प्रोसेस इन बिटवीन होने वाली है। अब थोड़ा सा फिर से एक बार आपका कंसंट्रेशन चाहिए। हम जब इन दोनों बॉडीज के कोलिजन की बात कर रहे थे, तो यहां पे कुछ पॉइंट्स हमारे सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। जब ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से टकराती हैं, मान लो कि ये दो बॉडीज हैं बेटा, ये दोनों एक दूसरे के साथ टकरा रही हैं, तो ये जब टकरा रही हैं तो क्या एक ऐसा कोई पॉइंट होगा जिसे आप इनका कॉमन पॉइंट मान सकते हो, जहां पे कोलिजन का इंपैक्ट देखने को मिल रहा होगा? अगर इसी जगह पर आप इन दोनों के सेंटर से मिलने वाली एक लाइन ड्रॉ कर दो, इस लाइन को आप क्या नाम देते हो? यहां पे लाइन ऑफ इंपैक्ट का। क्या नाम देते हो इसे आप? लाइन ऑफ इंपैक्ट का। अगर हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं M1 और M2 या MA और MB, ये दोनों इसी लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग अगर मूव कर रहे थे, क्या कर रहे थे? इसी लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग मूव कर रहे थे, तो वैसे केस में आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि अगर ये इसी लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग मूव कर रहे हैं, तो ऐसा कोलिजन हमारा क्या कहलाता है? हेड ऑन कोलिजन कहलाता है। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के बेसिस पे हम कोलिजन को दो पार्ट में यहां पे डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम लोग क्या बोलेंगे यहां पे? हेड ऑन कोलिजन। क्या नाम देंगे? हेड ऑन कोलिजन का। और हेड ऑन कोलिजन का मतलब क्या है? मैं यहां नीचे लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ U1 एंड U2, है ना? एंड आगे और क्या लिखोगे? आप लिखोगे लाइन ऑफ इंपैक्ट। लाइन ऑफ इंपैक्ट आर इन द सेम लाइन। क्या ये पॉइंट क्लियर रहेगा आपको? तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ही है। जो भी कोलिजन हो रहा है, कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद, ड्यूरिंग कोलिजन, एक लाइन के लॉन्ग ही मोशन है। तो ऐसे मोशन को हम क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं हम लोग? और ऐसे कोलिजन को क्या कह रहे हैं? हेड ऑन कोलिजन। क्लियर है ये? कैरम खेला है ना सबने? खेला है कैरम? कैरम में दो तरीके का काम हम लोग जनरली करते हैं। एक होता है कि पॉकेट, कॉइन और हमारा स्ट्राइकर तीनों बिल्कुल एक लाइन में हो, हम ये इंश्योर करते हैं, और उसके बाद उस कॉइन को पॉकेट करना चाहते हैं। करते हो ये? और दूसरा होता है जब ये तीनों एक लाइन में ना आ रहे हो, तो हम क्या मारते हैं? कट मारते हैं ना, बोलते हैं कि हल्का सा टच करते हुए निकल गया और पॉकेट हो गया। होता है ऐसा? करते हो? तो ये जो सेकेंड वाला पार्ट है ना, इसे हम लोग ऑब्लिक कोलिजन का नाम देते हैं। वहां पे हमारा जो मोशन है उस पूरे प्लेन में कहीं भी हो सकता है। हमारा लाइन ऑफ इंपैक्ट और हमारे कॉइन और स्ट्राइकर के मोशन का डायरेक्शन, ये दोनों सेम नहीं होते। इज दिस पार्ट इज ओके? तो यहां पे हम सेकेंड जो हमारा पार्ट है उसे क्या नाम देंगे हम लोग? ऑब्लिक कोलिजन देंगे। और यहां हम बोलेंगे कि हमारा जो लाइन ऑफ इंपैक्ट है और हमारे जो मोशन का डायरेक्शन है, ये दोनों सेम नहीं है। मान लो ये हमारा कॉइन है, ये हमारा स्ट्राइकर है ना? मूव कर रहे थे कैसे? स्ट्राइकर कुछ इस तरीके से मूव कर रहा था, कॉइन का मूवमेंट इधर था, और ये क्या है हमारे पास? हमारा लाइन ऑफ इंपैक्ट है। इज दिस पार्ट इज ओके? डन? तो ये जो दोनों पॉइंट्स थे, मुझे लगता है आपको क्लियर हुए होंगे। अब आते हैं इसके सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट जो है ना, ये पूरा का पूरा आपका गवर्न होगा, ये जो ड्यूरिंग कोलिजन वाला वर्ड हमने दिया है ना, ये जो पार्ट हमने लिया है ना, इससे जब कोई भी बॉडी डिफॉर्म होती है और फिर रिफॉर्म होती है, तो क्या होता है? पहले कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करती है अपने पास, जो कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती है, और रिफॉर्मेशन के दौरान उसी एनर्जी को बाहर निकालती है, जिससे फिर से उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो सके? मेंटेन हो सके। इज दिस पार्ट इज ओके? अब अगर ड्यूरिंग कोलिजन एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ, पहले 10 जूल एनर्जी थी, बाद में भी कितनी रह गई?
10 जूल ही रह गई, तो ड्यूरिंग कोलिजन किसी तरीके का कोई लॉस नहीं हुआ, तो ऐसे कोलिजन को आप कहते हो इलास्टिक कोलिजन। क्या नाम देते हो यहां पे बेटा? इलास्टिक कोलिजन का। और अगर थोड़ी बहुत लॉस हो गई है तो, थोड़ा बहुत लॉस हुआ है तो आप इसे बोलोगे इन इलास्टिक कोलिजन। और अगर ये दोनों स्टिक कर गई हैं, ये दोनों अलग ही नहीं हुई हैं, हमारा जो डेल्टा के ई है वो क्या है? मैक्सिमम है जैसे केस में, उस केस को हम लोग यहां पे कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो यहां पे आप क्या लिख रहे हो? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। क्या ये पार्ट क्लियर हुआ बच्चों? तो ये 3 पार्ट थे हमारे। फर्स्ट में हमने लिखा डेल्टा के ई क्या है? 0। सेकेंड केस में डेल्टा के ई 0 नहीं है, और थर्ड केस में डेल्टा के ई जो है ये हमारा मैक्सिमम है ना? इज मैक्सिमम। क्या यहां तक क्लियर सभी पॉइंट्स? तो दोनों डिवीजन क्लियर हुए। हेड ऑन क्या है, ऑब्लिक क्या है? हेड ऑन और ऑब्लिक दोनों में बेटा ये तीनों तरह के कोलिजन हमारे पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, हमारा जो तीनों कोलिजन है, इलास्टिक, इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक, ये तीनों यहां पे हो सकते हैं। इज दिस पार्ट इज ऑल्सो ओके? नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट। जब मैं बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी ये 3 नाम बता रहा था, यहां पे एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने निकलकर चला आता है, जिसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या कहते हैं हम लोग? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या है इसे मैं समझाता हूं आपको। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। 1 मिनट में एक बार चेक भी कर लूं। तो हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों किस चीज की? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। ओके, ध्यान से देखा जाए, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। और ये ई होता क्या है? दिस ई इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब आप सभी से मेरा फिर से एक गुजारिश है, प्लीज एक बार मुझे यहां पे बोर्ड को देखो और मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। यहां पे अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना चाहता हूं तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन इन दोनों को देखना पड़ेगा। बिफोर कोलिजन क्या हो रहा है? दोनों बॉडीज एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तभी तो टकराएंगी ना। तो जिस स्पीड से आ रही हैं उसे आप क्या बोलोगे? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और जिससे कोलिजन के बाद सेपरेट होती जा रही हैं, दूर चलती चली जा रही हैं, उसे आप क्या बोलोगे? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोलोगे ना। जिससे सेपरेट हो रही हैं वो क्या हो गई? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और जिससे एक दूसरे की तरफ आ रही थी वो क्या हो गई? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। डन है बिल्कुल। इसे अगर हम मैथमेटिकली यहां पे एक्सप्रेस करना चाहें तो मैं इसे लिख सकता हूं क्या? इट इज v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। आर यू ओके विथ इट? सभी लोग ओके हो इससे? तो यहां पे अगर हम इस पॉइंट से ओके हैं तो हम नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख सकते हैं? हम इसी जगह पर क्या लिख सकते हैं बच्चों? यहां पे हम आराम से लिख सकते हैं अब कि अगर हमारा E का जो वैल्यू है ये 1 के बराबर है, तो इसका मतलब है हमारा v2 माइनस v1 किसके बराबर होना है? u1 माइनस u2 के। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इन दिस केस v1 माइनस v2 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 एंड सच टाइप ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। ऐसे कोलिजन को आप क्या कहते हो? इलास्टिक कोलिजन कहते हो। दूसरा पार्ट है बेटा, सेकेंड पार्ट। मैं बोलता हूं E की वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 से क्या है? छोटी है। तो ऐसे केस में आपके पास E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2 रहेगा, और इसे हम लोग कहेंगे इन इलास्टिक कोलिजन। ये कैसा कोलिजन है? इन इलास्टिक कोलिजन। एंड फाइनली इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड वन इज जब ये दोनों के दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाने वाली हैं। थोड़ा सा रुकना, क्यों बोल रहा हूं स्टिक कर जा रही हैं? E0 मतलब न्यूमरेटर 0 और न्यूमरेटर 0 का मतलब क्या हुआ? v2 और v1 दोनों के दोनों क्या हो गए? दोनों सेम स्पीड से चलने लगे। और सेम स्पीड का मतलब क्या है? स्टिक कर गए होंगे और एक साथ मूव करने लगे होंगे। ये केस थोड़ा सा
थोड़ा और ब्रॉडली अगर सोचो तो स्प्रिंग का कुछ केस आपने देखा होगा या पढ़ा होगा, जहां पे बोलते हैं कि हमारा स्प्रिंग जो है ना, वहां पे मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होने वाला है। स्प्रिंग पे एक मास लगाकर आगे की ओर मूव करा देते हैं और बोलते हैं मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होना है, और दो ब्लॉक्स उस स्प्रिंग के साथ अटैच्ड होती हैं, है ना। वहां पे भी आप सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा? जब दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। मींस आप जब दोनों की वेलोसिटी को सेम कर लेते हो तो आप बोलते हो कि अब यहां पे एक्सटेंशन या कंप्रेशन पॉसिबल नहीं है, और उसके बाद आप मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम एक्सटेंशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। वो भी आपका कहां से ड्रिवन है? इस परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन से। क्या ये पार्ट भी क्लियर है? तो यहां पे मैं इसे लिख रहा हूं, E की वैल्यू 0 है, इसका मतलब V1 और V2 बराबर है, और मैं यहां लिख रहा हूं ऐसे कोलिजन को हम क्या कहते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का नाम देते हैं। तो बच्चों, इज इट फाइन एवरीवन यहां तक? तो ये थी बेटा थ्योरी पूरी आपके कोलिजन की। यहां से अब हम बढ़ते हैं इसके जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं उनकी तरफ, ठीक है। उसके लिए पहले मुझे फॉर्मूला बताना पड़ेगा, तो मैं पहले आपको अब हेड ऑन कोलिजन बता रहा हूं, और हेड ऑन कोलिजन में आपको पहले फॉर्मूले से स्टार्ट करता हूं। फॉर्मूला लिख के मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखा जाए, अब डायग्राम में हर बार नहीं बना रहा, डायग्राम बनाना है मुझे यहां, या अब आपको क्लियर है डायग्राम? डायग्राम तो क्लियर है ना? चलो फिर तो देखते हैं हम लोग हेड ऑन कोलिजन। मैं एक जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं बच्चों, ये आपको याद होना चाहिए। अगर किसी भी समय आपको 3 इंफॉर्मेशंस दी हुई है, पहले मास की वेलोसिटी क्या है, दूसरे मास की वेलोसिटी क्या है, और थर्ड आपको दिया हुआ है कि जो हमारा कोलिजन हो रहा है उसका नेचर कैसा है। तो इन दोनों के कोलिजन के बाद जो हमारा आफ्टर इफेक्ट आता है, जो उसकी V1 और V2 वेलोसिटी आती है, ये हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के लिए हम लोग बेसिकली 3 डिफरेंट इक्वेशंस का यूज करते हैं। पहला जो अभी आपने E का इक्वेशन लिखा, E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई U1 माइनस U2 लिखा। दूसरा इक्वेशन होता है मोमेंटम कंजर्वेशन का। सिंस ये जो पूरा प्रोसेस था हमारा, ये किससे ड्रिवन था? इंपल्सिव फोर्स से, बहुत जल्दी से लगने वाले फोर्स से ड्रिवन था या नहीं था? तो इंपल्सिव फोर्स से अगर ये पूरा का पूरा इक्वेशन हमारा ड्रिवन था, तो हम कह सकते हैं कि M1 M2 के सिस्टम की अगर हम बात करें, पूरे सिस्टम को कंसीडर करें, एज अ होल कंसीडर करें, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल कुछ भी नहीं लगा था। मान सकते हो ना? और अगर नेट फोर्स लगा नहीं था तो क्या कंजर्व होना चाहिए? मोमेंटम। तो इसमें हमेशा मोमेंटम आपका क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। आप बोलोगे M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। डन है ये भी। थर्ड पार्ट, अगर काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाज हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होनी है? हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। डन है इतना तक? तो अब इसी के बेसिस पे, इन तीनों के बेसिस पे मैं आपको कुछ फॉर्मूले दे रहा हूं। सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला है बेटा, आफ्टर कोलिजन अगर हम बात करें तो हमारी V1 और V2 की वैल्यू क्या होगी इसकी बात कर रहे हैं। और गिवन क्या क्या था हमारे पास? गिवन था सबसे पहला मास Ma को हम लोग M1 मान लेते हैं, दूसरा है हमारे पास Mb, इसको हम लोग M2 मान लेते हैं, थर्ड है हमारे पास U1, ये अभी भी U1 ही है, और फोर्थ है हमारे पास U2, ये भी U2 ही है, और फिफ्थ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, इसको अभी हम E मान रहे हैं। सो दीज इंफॉर्मेशंस आर गिवन टू अस। ठीक है, अब इसके बेसिस पे मैं लिख रहा हूं, डायग्राम ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूं, ठीक है ना। ध्यान से देख लो बच्चों, अगर मुझे V1 लिखना है तो V1 का फॉर्मूला क्या होगा? तो V1 का फॉर्मूला होता है आपके पास M1 माइनस E टाइम्स ऑफ M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 एंड द होल इज मल्टीप्लाइड बाई U1 प्लस 1 प्लस E इंटू M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2
एंड द होल इज मल्टीप्लाइड बाई u2। क्या ये पहला पार्ट आप सभी को क्लियर हुआ बच्चों? पहला पार्ट ओके है? बोलोगे सर आपने प्रूफ तो किया नहीं। बेटा प्रूफ तो अभी कर भी नहीं सकते, आप भी जानते हो। अगर हम इसे प्रूफ करने जाएंगे तो आधी क्लास तो इसी में निकलनी है हमारी, है ना। तो हम लोग प्रूफ नहीं कर रहे हैं, इस फॉर्मूले को याद करेंगे। और एक ही आपको याद करना है बेटा, क्योंकि अगर आप एक याद कर लेते हो ना तो दूसरा इसी से मिलता जुलता सा है। जो टर्म यहाँ सेकेंड टर्म बना हुआ है वो यहाँ फर्स्ट टर्म बन जाएगा। आप लिखोगे 1 प्लस ई m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और पहले में हम u1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, यहाँ u1 लिख देंगे। देन इस सेकेंड टर्म जैसा ही यहाँ के फर्स्ट टर्म जैसा ही इसका सेकेंड टर्म होगा। आप लिखोगे यहाँ पे m2 माइनस ई टाइम्स ऑफ m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 एंड द होल इज मल्टीप्लाइड बाई u2। इज दीज टू थिंग्स आर क्लियर बेटा? और थर्ड पॉइंट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है वो क्या है आपका? वो है आपका डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? सो इट इज हाफ मल्टीप्लाइड बाई m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, देन u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर एंड देन 1 माइनस ई स्क्वायर। यहां से आपको जो वैल्यू मिलेगी ये क्या मिलेगी? आपके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की। तो प्लीज एक बार इन दोनों फॉर्मूलों को याद कर लेना, क्योंकि कोलिजन के क्वेश्चंस आएंगे तो ये अगर आपको याद हैं तो कभी कभी जब आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो ये आपको आंसर तक पहुंचा देगा। अगर आपको सब चीज समझ आ रही है, कोलिजन कैसा है, मोमेंटम कंजर्व करना है, कैसे वेलोसिटीज को लिखना है, काइनेटिक एनर्जी लिखना है, तब तो आप नॉर्मली भी सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो ये फॉर्मूले काम आएंगे। आप अगर यहाँ पे ई की वैल्यू को 1 पुट करते हो, ई की वैल्यू को क्या डालते हो? 1 डालते हो, देखो तो यहाँ पे ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। क्या डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपने आप 0 हो गई? हो गई क्या? तो आपको पता चल जाएगा डेल्टा के ई जो है यहाँ पे 0 आने वाली है। ई अगर आप 0 डालते हो तो बताओ यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है कि नहीं मिलेगी? ई 0 डालते हैं तो यहां से देखो आपको क्या मिलेगा बेटा? यहां से मिलेगा m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहां से क्या मिलेगा? m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, जिसे मिलाकर आप क्या लिख पाओगे? m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। क्या यही हम शुरू से पढ़ते भी आए हैं कि एक u1 से चल रहा है, दूसरा u2 से चल रहा है, स्टिक होके कॉमन वेलोसिटी से चलने लगा तो m1 u1 प्लस m2 u2 क्या होगा? इसे अगर हम m1 प्लस m2 से डिवाइड कर दें तो मुझे कॉमन वेलोसिटी प्रोवाइड कर देगा। डन है क्या? तो यहां तक ये फॉर्मूले आपको क्लियर है? मैं यहां से आपको आगे बढ़ा रहा हूं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ लेकर चल रहा हूं। इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं बेटा, है ना। वो स्पेशल केसेस के लिए यहां पे हमने ये 3 पॉइंट्स लिख लिए हैं जहां पे आप सबको समराइज कर सकते हो। मैं यहां पे अब क्या क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखते चलना। मैं सबसे पहला पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं कि ऐसा अगर कोई केस मुझे दिया हुआ है तो ई की वैल्यू क्या होने वाली है? 1 के बराबर होने वाली है। दूसरा पॉइंट मैं यहां पे लिख रहा हूं कि हमारा जो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी है ये क्या होने वाला है? ये 0 होगा। थर्ड पार्ट है हमारे पास, हमारा जो v2 माइनस v1 है ये u1 माइनस u2 के बराबर होगा। ये तीनों तो हमने सीख रखा है ना ऑलरेडी, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कहीं से। यहां पे आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। इस पॉइंट को ध्यान से समझना। अभी आपने v1 और v2 का फॉर्मूला लिखा था ना। v1 आपके पास जो था, अगर मैं उसको रीअरेंज कर लूं तो क्या कुछ ऐसा ही लिखूंगा मैं? से यस और नो, कुछ ऐसा ही आएगा आपके पास फॉर्मूला? यही लिखोगे ना। अगर मैं यहीं पे v2 की बात करता तो मैं इसे लिखता 2m1 इंटू u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई u2। थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लो बेटा, बोर्ड पे देखो। यहां कुछ स्पेशल केसेस आप देखने जा रहे हो। हम बोलते हैं अगर ये दोनों वेलोसिटीज मुझे दी हुई हैं और हमारा पहला स्पेशल केस है, पहला स्पेशल केस हमारे पास क्या है कि हमारा m1 और m2 आपस में बराबर हैं। क्या है ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो क्या होगा? क्या यहाँ पे पहला टर्म और यहाँ पे दूसरा टर्म सीधे सीधे 0 हो जाएगा? से यस और नो। अगर हम लोग यहाँ पे देखें सेकेंड टर्म को तो 2m2 u2 लिखा हुआ था, ये
M1 M2 बराबर है तो 2m इंटू U2 मान सकते हो इसको। नीचे भी क्या 2m आएगा, 2m कैंसिल हो गया। V1 की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, क्या V1 हमारे पास U2 के बराबर हो गया? से यस और नो। ऐसे ही बेटा अगर आप सेकेंड वाले को देखो, क्या यहाँ पे V2 डायरेक्टली U1 के बराबर हो जाना है? तो यहाँ पे हम लिख देंगे हमारा V2 क्या हो गया, U1 के बराबर हो गया। मींस इन दोनों ने आपस में क्या की, वेलोसिटीज एक्सचेंज कर ली। ए ने अपनी वेलोसिटी किसे दे दी, बी को दे दी, और बी ने अपनी वेलोसिटी किसे दे दी, ए को दे दी। क्या ये पॉइंट यहां से क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड है हमारे पास कि अगर हमारा M1 बहुत बड़ा होता, और M1 क्या होता है हमारा, बहुत बड़ा होता। आप मान लो ना कि बैट से एक छोटे से प्लास्टिक वाले बॉल को आप हिट कर रहे हो, ठीक है ना, बैट से आप किसे हिट कर रहे हो, एक छोटे से प्लास्टिक बॉल को हिट कर रहे हो। तो ऐसे केस में बैट बहुत हेवी है, बॉल क्या है, बहुत लाइटर है ना। हमारा जो बॉल है, हमारा जो U2 है, वो इनिशियली हमें 0 दिया हुआ है। देन इन दिस सिचुएशन फाइनल रिजल्ट क्या होता है हमारा, बैट क्या अपनी स्पीड चेंज करता, टकराने के बाद उसकी स्पीड में कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता। ऑलमोस्ट जैसा था वैसा का वैसा रह जाता। मैं बोलता हमारा जो V1 होगा इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू U1। बट हमारा जो V2 है ये क्या हो जाता है, बॉल क्या दुगनी स्पीड से भागता है कि नहीं? आप इक्वेशन में भी डालोगे तो यही आएगा बेटा। आप देखो यहाँ पे मैंने बोला हमारा M1 बहुत बड़ा है M2 से, U2 0 है, तो इसको तो देखना ही नहीं है। यहां से देखो आप न्यूमरेटर में 2m1 इंटू U1, और M1 बहुत बड़ा है तो क्या नीचे भी आप M1 ही मान सकते हो? M1 ने M1 को कैंसिल किया, आंसर क्या मिला आपको, ट्वाइस ऑफ U1 मिला। क्या यही हमने लिखा है? देखो V2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ U1। कोई दिक्कत है? अब नेक्स्ट है, अगर कोई हेवी ऑब्जेक्ट है और उससे कोई लाइटर ऑब्जेक्ट जाकर टकराता है, मींस हमारा थर्ड सिचुएशन जो आने वाला है, यहां पे हम क्या मान रहे हैं, थर्ड सिचुएशन में हम मान रहे हैं हमारा M2 बहुत बड़ा है M1 से, और U2 की वैल्यू इस केस में भी क्या मानी है हमने, 0 मानी है। तो क्या होगा, सोचो वॉल है, बहुत भारी है, आप बॉल इसके ऊपर मारते हो तो क्या होता है, वॉल हिल जाता है क्या? छोड़ो वॉल तो फिक्स्ड है, मैं ट्रक की बात करता हूं। ट्रक का जो साइड वाला पोर्शन होता है ना, उस पे आप एक कॉस्को बॉल इस तरीके से हिट करो, क्या ट्रक हिल जाएगा उससे? नहीं हिलेगा ना। ट्रक में वेलोसिटी आएगी क्या? नहीं आएगी ना। बट बॉल के साथ क्या होगा, जिस वेलोसिटी से गया है उसी से आपकी तरफ वापस चला आएगा। आएगा या नहीं आएगा? आएगा। यहां पे भी यही काम हो रहा है बेटा। U2 0 है तो ये दोनों टर्म्स तो 0 हैं। आप देखो V1 के बारे में बात करके, M1 अगर आपका बहुत छोटा है तो इसे -M2 और नीचे M2 लिख सकते हो ना, कैंसिल होके क्या ये -U1 बन जाना है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, V1 इज इक्वल टू -U1 एंड V2 इज इक्वल टू 0। V2 0 क्यों है, देख लो 0 क्यों है, आपका U2 0 था, इसको तो देखना ही नहीं है। और यहां पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू, मान लो ना कि कुछ वेलोसिटी थी हमारी, थोड़ी बहुत वेलोसिटी थी, बस वही वेलोसिटी हमें यहाँ पे इम्पैक्ट के फॉर्म में दिखाई भी दे रही होगी ना, हल्की फुल्की। M1 बहुत बड़ा है, नीचे M1 क्या है, अच्छा यहाँ पे 1 मिनट बेटा, मैंने कुछ लगता है गलत बोल दिया, 1 मिनट के लिए होल्ड कर लो। V2 निकालने जा रहे थे, M2 बहुत बड़ा, ठीक है। हमारा M2 बहुत बड़ा है तो ऊपर क्या लिखा हुआ है 2m1U1 और नीचे क्या लिखा है M2, एक 1 है और नीचे 1000 है। क्या ये ऑलमोस्ट 0 के आसपास वाली वैल्यू आने वाली है? हम तो फिक्स, हम बहुत हेवी की बात कर लेते हैं, हम ट्रक की बात कर रहे थे, लगभग 10,000 15,000 किलोग्राम की बात कर रहे थे, और उससे कुछ 100-150 ग्राम के कॉस्को बॉल को टकरा रहे थे। तो ऊपर 0.1 है और नीचे क्या है आपके पास 10,000 है। तो क्या 1/1 लाख इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, इट इज इक्वल टू 0 और नॉट? तो यहां पे हम क्या इसको ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 के बराबर मान सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको याद रखने चाहिए, ठीक है, याद रहेंगे। सेकेंड वाले में U2 कैसे 0 है, U2 हमने 0 मान रखा है, हमने माना है कि U2 0 हमें दिया हुआ है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हेवी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और उससे एक लाइटर ऑब्जेक्ट को टकरा रहे हैं जो कि रुका हुआ था। गोल्फ बॉल रखा हुआ है, गोल्फ के स्टिक से आप उसे हिट कर रहे हो। हम इस तरह के डिस्कशन को यहाँ पे लेकर चल रहे हैं। आगे बढ़े आप, तो यहां से हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में पहला पॉइंट क्या होगा, 0 से बड़ा होगा E, और E जो है वो 1 से क्या होगा, छोटा रहेगा। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है बेटा,
अगर मैं सेकेंड पार्ट को लिखना चाहूं तो इस केस में हमारी जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ ना कुछ एनर्जी यहाँ पे एक्सचेंज हो रही होगी। और थर्ड पार्ट की मैं अगर बात करूं तो थर्ड पार्ट में आप क्या लिखना पसंद करोगे? फॉर्मूला नॉर्मल है ना, E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई U1 माइनस U2। आई होप ये तो तीनों पहले भी बता चुका ना मैं। डन है। लास्ट पार्ट पे आते हैं। जब ये दोनों स्टिक कर रहे हैं तो फर्स्ट होगा हमारे पास E की वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी? 0। दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स टकराने के बाद क्या हो गए? एक दूसरे के साथ स्टिक कर गए हैं। सेकेंड पार्ट क्या होगा? हमारी जो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी होगी, यहां बेटा यहाँ इन इलास्टिक होना चाहिए, मुझे लगता है यहाँ पे इन जो है ना छूट गया है, ऐड कर देता हूं मैं पेन से। ये ना लिखकर आप क्या लिखोगे यहां? इन इलास्टिक लिखना, ठीक है। तो डेल्टा के ई इस केस में क्या होगा बेटा? हियर इट इज मैक्सिमम एंड द वैल्यू ऑफ V1 और V2 इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। डन है ना? यहां तक सब समझ में आ गया? जल्दी से आगे बढ़ जाएं बच्चों। तो अब थियरी पार्ट जो है आपका हेड ऑन कोलिजन का यहीं पे कंप्लीट होता है। मैं आपको यहां से अब आगे बढ़ाता हूं बच्चों, और मैं लेकर चलता हूं इसके अब न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ। पहला न्यूमेरिकल देखो, यहां पे ये एक साल नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है ऐसा क्वेश्चन? 3 बार। और है क्या? आप पढ़ के मुझे बताओ कितना समय लगना है आपको सॉल्व करने में। हमें बोला गया आइडेंटिकल बॉल्स हैं, वेलोसिटीज 0.5 और 0 - 0.3 है। मीन्स अगर मैं UA की बात करूं इट इज 0.5 एंड UB की बात करूं तो इट इज -0.3 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों मुझे दिए हुए हैं। मुझसे पूछा क्या गया है बेटा? द वेलोसिटीज ऑफ B एंड A आफ्टर कोलिजन रेस्पेक्टिवली। क्या इसे आप VA लिख सकते हो और क्या इसे आप VB लिख सकते हो? से यस और नो। मुझसे पहले B बाद में A पूछा गया है, तो आंसर क्या 0.5 और -3 ही हो जाने हैं। तो कौन सा आंसर आप टिक कर दोगे? क्या B चॉइस पे चले जाओगे आप? कोई मुश्किल था क्या? दोनों सेम मास की ऑब्जेक्ट थी, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट थी, दोनों वेलोसिटीज क्या कर लेंगी? एक्सचेंज कर लेंगी, और एक्सचेंज कर लेंगी तो क्या यही आंसर आएगा आपका? डन है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। तो मेरा था यहाँ पे फिर से एक पॉइंट, आपको मैं इसका हिंट दे रहा हूं और आपका काम है इसे सॉल्व करना। मैं इसका हिंट दे रहा हूं, प्रॉपर आपको हिंट दे देता हूं, इक्वेशन जहां तक बन सकता है वहां तक बना देता हूं, उसके आगे का काम करना। हमें बोला गया एक बॉल को थ्रो किया हमने वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। मान लो यहां से आपने जो है ना किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, और ये हाइट कितनी दे रखी थी आपको? 20 मीटर के बराबर, है ना, विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ V0। यहां भी आपने इसको कुछ वेलोसिटी दी है जो कि V0 के बराबर थी। अब आगे क्या हुआ? इट कोलाइड्स विद द ग्राउंड, लूजेस 50% ऑफ इट्स एनर्जी इन कोलिजन। यहां जब आकर ये टकराया तो टकराने के बाद इसने आधी एनर्जी क्या कर ली? लूज कर ली। इसकी आधी एनर्जी क्या हो गई? लूज हो गई। तो इसके पास एनर्जी थी कितनी ये बताओ? क्या इसके पास एनर्जी हाफ mV0² प्लस mgh के बराबर थी? से यस और नो। इसकी आधी इसने क्या कर ली है? लूज कर दी है। तो आधी ही इसके पास बची हुई होगी, ये भी कह सकते हो आप, आधी ही इसके पास बची हुई होगी। अब आगे की बात करते हैं। 50% of its energy is lost in collision and rebounds to the same height। और लेकिन ये क्या करता है? जब इससे टकराता है तो रिबाउंड होके कहां चला जाता है? सेम हाइट पे चला जाता है ना। तो इसकी अगर मैं फाइनल एनर्जी की बात करूं तो फाइनल एनर्जी इसके पास फिर से कितनी हो गई बच्चों? क्या इसके पास mgh एनर्जी अभी भी बची हुई है? हाँ या ना? बची हुई है। आपने पहले इसको एनर्जी दी थी V0 के बराबर, यहां पे वेलोसिटी दी थी, एक्चुअल में एनर्जी इसके पास थी हाफ mV0² प्लस mgh के बराबर थी। जब ये टकरा के वापस गई तो एनर्जी इसके पास कितनी बची थी? mgh। और हमने क्या बोला? इसकी आधी एनर्जी लॉस्ट हो गई है, तो ये आधी एनर्जी के बराबर ही है ना। क्या आप आगे का काम आप कर सकते हो? इसका हाफ क्या इसके बराबर होना है?
इसके हाफ को क्या इसके बराबर होना है? आप सारी वैल्यूज जान रहे हो, सिर्फ एक ही अननोन है ना आपके पास, वो कौन सा अननोन है? कौन सा अननोन है? वेलोसिटी। क्या निकालना मुश्किल है? कर लोगे? तो आपको क्या लिखना होगा? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस एम जी एच इज इक्वल टू एम जी एच, एंड यू विल ऑटोमेटिकली रीच टू योर आंसर. इज दिस पार्ट इज ओके? ये एनर्जी क्या है इसके पास? रिमेनिंग एनर्जी. ये एनर्जी क्या है? जो कि लास्ट में मुझे ये रिफ्लेक्ट भी हो रही है. इससे हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं. डन? चलो फिर आगे बढ़ते हैं. सब लोग ऐसे सोच में क्यों पड़ गए? नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? कुछ तो बोल दो. या तो आया होगा या नहीं आया होगा, है ना? आ गया पक्का? नहीं आया? फिर से बता देता हूं. मैंने मान लो यहां से एक ऑब्जेक्ट को लिया बेटा और वी नॉट वेलोसिटी दी. आप बताओ इसके पास एनर्जी कितनी थी इस ऑब्जेक्ट के पास जब आपके हाथ से छूटी? पहले काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और कितनी हाइट पे था ये? एच हाइट पे, तो एम जी एच. यही एनर्जी थी ना इसके पास. अब जब ये जाकर टकराया तो इसके पास एनर्जी कितनी बची? आधी लॉस्ट हो गई, तो आधी बची होगी. आधी कितनी है? हाफ ऑफ हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस एम जी एच. यही है. और ये फाइनल किस हाइट तक पहुंच पा रहा है? टकराने के बाद का किस हाइट तक पहुंच रहा है? एच हाइट तक. तो यहां से आप क्या इसकी फाइनल एनर्जी निकाल सकते हो? ये अगर एच हाइट तक पहुंचा है तो फाइनली इसके पास एनर्जी है कितनी? एम जी एच के बराबर. तो हमने दो तरीके से फाइनल एनर्जी इसकी निकाली. पहले कैसे निकाली? जो शुरुआत में हमारे पास थी उसकी आधी लॉस्ट हो गई तो आधी बची रह गई इससे. और दूसरी मैंने निकाली कि ये सेम हाइट तक टकराने के बाद पहुंच रही है. इसके बाद इसका मतलब है कि इस सिस्टम के पास mgh एनर्जी रही होगी. इज इट ओके? दोनों को इक्वेट किया, हमारा आंसर आ गया. क्या बेटा? डी इसका आंसर? अच्छा डी. हाँ बेटा आंसर डी है, 20 मीटर पर सेकेंड. सही बोल रहे हो. ठीक है. क्या बेटा? टोटल हाइट मतलब? नहीं बेटा, रिबाउंड से हमें क्या मतलब? हाइट तो यही है ना, हाइट तो एच ही है ना. रिबाउंड किया ये तो पाथ हुआ ना. हमसे पाथ तो पूछा ही नहीं है कितनी पाथ हमने कवर की है. अब तो क्लियर है? अभी भी नहीं? ऐसे ऐसे सब धुनकी लगाते हैं, नहीं बोल नहीं सकते. चलो तो ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है. अ मेटल बॉल ऑफ 2 kg मूविंग विथ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर has a head-on collision with a stationary ball of mass 3 kg. Okay? If after collision both the balls moves as a single mass, then loss in kinetic energy due to collision is. आज ही अभी सिखाया है, अगर दोनों स्टिक कर गई हैं तो काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है वो मैक्सिमम होगा. और कितना होगा? हाफ m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर. आगे 1 माइनस ई स्क्वायर होता है बट ई जीरो है ना, तो क्या सीधे सीधे 1 लिख सकते हैं? अब रुक जाओ, यहां पे थम जाओ थोड़ा. ये जो u1 माइनस u2 लिखता हूं ना मैं बार बार, आप इसमें देखकर घबराया मत करो. u1 माइनस u2 हर केस में नहीं होता है ये. अगर ये दोनों सेम लाइन में जा रही हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो u1 माइनस u2 लिखेंगे. लेकिन अगर अपोजिट में आ रही हैं तो इसी को क्या लिखोगे? u1 प्लस u2 लिखोगे. तो दिमाग में कंफ्यूजन हो गया ना भाई, कब प्लस लगाना है कब माइनस लगाना है, कुछ भी लगा देते हैं, है ना. इसको अवॉइड करते हैं. कैसे करेंगे? u रिलेटिव जानते हो? u रिलेटिव जानते हो? यहां पे u रिलेटिव लिखो. क्या लिखो? u रिलेटिव. या आप और सिंपल भाषा में लिखो, ये और कुछ नहीं है, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. ये क्या है हमारा है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. अब तो काम समाप्त हो गया ना, अब तो दिक्कत खत्म हो गई ना. अब जैसे आ रहा है दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ऐड कर देंगे. दूर जा रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना. एक रुका हुआ है दूसरा आ रहा है, क्या करोगे? सिर्फ एक की वेलोसिटी ले लेंगे. डन है? हो जाएगा अब ये क्वेश्चन सॉल्व. चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अच्छा क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट थियरी है. थियरी को समझते हैं. ध्यान से समझा जाए, एक लाइन का पॉइंट है, दिमाग में सेट हो जाना चाहिए बिल्कुल. मान लो हमारे पास इस बार क्या है? इस बार हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स थे, ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे थे. अभी तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूं. मान लो ये कुछ
V2 से U2 से मूव कर रहा था, और ये किससे मूव कर रहा है? U1 से। इसका मास m1 है और इसका मास क्या है? हमारा m2 है। कुछ आगे जाने के बाद ये दोनों आपस में टकराएंगे, तो क्या ये एक लाइन बनेगी जिसको आप लाइन ऑफ इंपैक्ट कह सकते हो? हाँ या ना? हमने अभी यही पढ़ा था ना कि लाइन ऑफ इंपैक्ट और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अगर अलग अलग हो तो कोलिजन को हम क्या कहते हैं? ऑब्लिक। कट मारने को क्या कहते हैं? ऑब्लिक कोलिजन, है ना? तो अगर हम इस सिचुएशन की बात करें तो इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हमसे ज्यादातर पूछा जाता है। ध्यान से समझ लेते हैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। ये जो लाइन है इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट, एंड यू शुड राइट हियर द इफेक्ट ऑफ कोलिजन इज ऑब्जर्व्ड ओनली अलोंग दिस लाइन। द इफेक्ट ऑफ कोलिजन will be observed along this line। तो हमारा जो भी कोलिजन होगा ना, E की जो भी वैल्यू को आपको यूज करना है। आप क्या क्या करते हो? E की वैल्यू को यूज यही करते हो ना कि हमारा वेलोसिटी कितना बदल गया है ये निकालते हैं उसके हेल्प से, यही करते हैं। तो अगर E का कोई भी इफेक्ट देखना हो ना तो आप E का इफेक्ट आप सिर्फ इसी लाइन के अलोंग देख सकते हो। मींस इस लाइन के अलोंग आपका पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या होना है? कंजर्व होगा। इज दिस पार्ट इज ओके? तो यू शुड राइट हियर अलोंग दिस लाइन P initial of system is equal to P final of system। Is this point is also okay बेटा? प्लीज बोल दो मुझे yes और no। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अगर जस्ट मैं इसकी एक परपेंडिकुलर लाइन की बात करूं, इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंपैक्ट। मान लो कि आपने लाइन ऑफ इंपैक्ट को एक्स एक्सिस मान लिया, तो दूसरा एक्सिस अपने आप क्या हो गया? आपका वाई एक्सिस हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। क्या लिखूंगा मैं इस वाई एक्सिस के अलोंग? यहां लिखूंगा मोमेंटम ऑफ द इंडिविजुअल बॉडीज विल नॉट चेंज। मोमेंटम ऑफ द इंडिविजुअल बॉडीज विल नॉट चेंज। पहले मान लो कि 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था इस लाइन के अलोंग, तो अभी भी 2 से ही चलेगा, कोई कोलिजन का इफेक्ट नहीं आएगा। यहां लिख देना नो इफेक्ट ऑफ कोलिजन। इफेक्ट ऑफ कोलिजन यहां पे ऑब्जर्व्ड नहीं होगा। तो अगर इफेक्ट ऑफ कोलिजन हुआ ही नहीं तो जैसा पहले था वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो यहां पे मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल बॉडीज विल बी कंजर्व्ड। मेरी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड थी तो 2 ही रहेगी उस लाइन के अलोंग, लेकिन लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग क्या हो रहा था? मैं जाकर किसी और से टकरा रहा था, तो मेरी और उसकी कंबाइंड का जो लाइन जो हमारा लीनियर मोमेंटम था वो क्या हो रहा था? कंजर्व था। समझ रहे हो? मेरी वेलोसिटी 2 थी, हो सकता है वो 1 हो गई हो। आगे वाले की वेलोसिटी 1 थी, हो सकता है 2 हो गई हो, है ना, उस लाइन के अलोंग। लेकिन उसके परपेंडिकुलर के अलोंग अगर हम बोलें तो क्या होगा? उसके परपेंडिकुलर के अलोंग सेम रहनी है, वहां पे किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आना। बहुत प्यारा सा थ्योरेटिकल पॉइंट है, दिमाग में याद रखना। क्या बेटा? इसका एग्जाम्पल आ रहे हैं बेटा, एग्जाम्पल पे, इसके एग्जाम्पल पे आ रहे हैं। देखो आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। हमने क्या लिया? एक फ्लोर है हमारा, उस फ्लोर पे हमने किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर फेंका। खेलते हो ना वो 5-6 नीचे, क्या करते हो? क्या बोलते हैं? हम लोग एक गेम खेलते हैं ना जिसमें 5-6 कॉइन्स टाइप का बड़े बड़े से फ्लैट शेप के जो है ना, फ्लैट शेप के जो ईंटें होते हैं वो लगा देते हैं और उसको क्या करते हैं? उसको हम लोग बॉल से नीचे गिराते हैं, है ना? करते हो? खेला है कभी? नहीं खेला है? खेला है? ओके। तो अगर हम वैसे अरेंजमेंट की बात करें, हमने क्या किया? बॉल को फेंका। जमीन का क्या होगा? जो हमारा फ्लोर होगा उसका कुछ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा, ई की वैल्यू वहां पे कुछ होगी। अब वहां पे ये जाकर टकराया। टकराया कितने एंगल पे? थीटा पे। टकरा के ये कितने एंगल पे जाएगा मुझे निकालना है।
U से आपने इसे फेंका था, U से यहां पे आकर ये टकराया है, टकराने के बाद ये किस वेलोसिटी से जाएगा ये हमें निकालना है। ये दो चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं। और ये सॉल्व कैसे होगा, अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उसके हेल्प से। कैसे होगा मैं दिखाता हूं, ध्यान से देखा जाए बच्चों। मान लो कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारा फ्लोर दिया हुआ है और यहां पे हम एक ऑब्जेक्ट को, स्फेरिकल शेप के ऑब्जेक्ट को यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये आकर टकराएगा, इस पॉइंट पर आकर मान लो टकरा रहा है, और टकराने के बाद जो है ना ये मूव करना स्टार्ट कर दे रहा है। कुछ ऐसा ही है हमारा, यहां पे आकर टकराया पहले तो, और टकराने के बाद इसके आगे का मोशन कुछ यूं हो गया। अब मुझसे पूछा जो जो गया है वो मैं आपको बताता जाता हूं। ये एंगल हमारे पास पहले वाला क्या है, थीटा। मुझसे यहां पे अल्फा पूछा गया है। दूसरा ये यू से आकर टकराया था, इसकी वेलोसिटी वी क्या होने वाली है ये मुझसे पूछा गया है। डन है, क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है। हमसे बोला गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इम्पार्टेड ऑन द सरफेस। अब ये कर लेना आप, ये अब आप बहुत मुश्किल नहीं होगा, मैं इतनी चीजें आपको बता दूंगा ना तो ये तो आपको ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं, सबसे पहले अगर मैं बिफोर कोलिजन बात करूं, मैं किसकी बात करूं, बिफोर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन क्या हो रहा था, ये जो ऑब्जेक्ट था ये किसी u स्पीड से यहां पे आके टकरा रहा था। तो इसका एक कंपोनेंट यहां पे आप mu cos थीटा लिख सकते हो, और दूसरा कंपोनेंट क्या था आपका mu sin थीटा, ऐसा लिख सकते हो ना। आप अगर मास को भूलना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी भूल जाता हूं। अभी सिर्फ वेलोसिटी वेलोसिटी लिख लेते हैं। ये हमारे पास है u sin थीटा और यहां पे क्या है हमारा u cos थीटा। अब आफ्टर कोलिजन देखते हैं। आफ्टर कोलिजन अगर हम इसे देखना चाहें तो सबसे पहला काम हमें क्या देखना होगा, लाइन ऑफ इंपैक्ट। क्या यही लाइन ऑफ इंपैक्ट है, से यस और नो। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग क्या होना है, कोलिजन का इफेक्ट दिखना है और उसके परपेंडिकुलर दिखना है क्या, नहीं दिखना है ना। मैं इस वेलोसिटी को अभी v मान लेता हूं, मैं इसे अभी क्या मान रहा हूं v, और एंगल जो बन रहा है इसे मान रहा हूं थीटा। तो इसके भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, थीटा नहीं सॉरी अल्फा ना। इसे लिखते हैं हम लोग v cos अल्फा, और ऊपर की ओर क्या हो जाएगा बेटा v sin अल्फा। अग्री करते हो। अब मैं इक्वेशंस लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। along the line of impact and along the line of impact and perpendicular to the line of impact, यही देखना है ना। परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंपैक्ट कोई फर्क नहीं पड़ा, तो पहले वेलोसिटी कितनी थी बेटा u sin थीटा थी। क्या बाद की जो वेलोसिटी है, जो कि यहां पे उल्टा लिख दिया है क्या मैंने, थीटा उल्टा ले लिया क्या, ये u था हमारा, तो ये परपेंडिकुलर वाला एंगल, एक मिनट, हाँ बेटा लगता है एंगल जो है ना मैंने गलत ले लिया है, कोई बात नहीं चेंज कर देते हैं। ये हमारे पास u cos थीटा और ये है हमारे पास u sin थीटा। अब करेक्ट हो गया ना, अब देखो तो अब करेक्ट है ना। तो देखो ये जो v sin थीटा है u sin थीटा है। अगर मैं इस u sin थीटा की बात करूं, u sin थीटा क्या था, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग, और इसके परपेंडिकुलर क्या है हमारा u cos थीटा। तो u cos थीटा में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा। ये पहले u cos थीटा था, अब भी u cos थीटा रहेगा, नाम बदल दिया है, लिख रहे हैं हम इसे v cos अल्फा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे पार्ट पे आते हैं, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग देखें, टकराया u से तो जाएगा कितने से, e टाइम्स ऑफ u से। कहोगे ऐसा, बोलोगे कैसे ऐसा बोल रहे हो सर, फ्लोर होता मैं u से लाके किसी चीज को टकराता तो ये ऊपर कितने से जाता, eu से जाता। क्या, क्यों ऐसा जाता, e इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यही होता है ना। तो v की वैल्यू क्या eu के बराबर होती है, क्या यही eu यहां आप लगा सकते हो। तो मैं लिखूंगा u sin थीटा इज नथिंग बट v sin अल्फा, और साथ में क्या लिखना है v sin अल्फा, और उसके आगे क्या लिखोगे, क्या e से इसे डिवाइड करोगे, तो यहां पे मैं इसे डिवाइड करके e से लिख देता हूं। और आप सिंपल भाषा में लिखना चाहो तो v sin अल्फा इज इक्वल टू e इंटू यू साइन थीटा हम लिख सकते हैं। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ बेटा, ये दोनों। अब आप
क्या बेटा? फिर से बता दूं, साइन थीटा वाला। यहां से वापस से देखते हैं बेटा, अप्रोच क्या है? u, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है? v, तो v बाई यू क्या होगा? e। यहां पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है? u साइन थीटा। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है? v साइन अल्फा। सो v साइन अल्फा डिवाइडेड बाई u साइन थीटा इज इक्वल टू e होना चाहिए था। देखो वही लिखा हुआ है, लिखने का तरीका बस थोड़ा सा फर्क है। E इज इक्वल टू v साइन अल्फा डिवाइडेड बाई u साइन थीटा। डन है? अब दोनों वेलोसिटीज पता चल गई, v साइन अल्फा पता चल गया, v कॉस अल्फा पता चल गया। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो लेफ्ट में क्या मिलेगा बेटा? आप मुझे बताओ, क्या v स्क्वायर मिल जाएगा? और राइट में क्या मिलेगा? राइट में मिलेगा मुझे u स्क्वायर, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस e स्क्वायर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इस पूरे के ऊपर क्या लगा देंगे? रूट। हमारा आंसर आ जाएगा। आएगा क्या? फिर से बोलूं, मैंने बोला बेटा v साइन अल्फा का स्क्वायर किया, क्या बना? v स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। हमने v कॉस अल्फा का स्क्वायर किया, क्या बना? v स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है? 1। तो हम वहां से कॉमन निकाल के सीधे सीधे v स्क्वायर निकाल सकते हैं। राइट हैंड साइड में क्या हुआ? e स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, e स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, e स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इन्हीं दोनों को लिखा है ना हमने। और v स्क्वायर की ये वैल्यू थी, तो v को क्या करोगे? रूट लगा के लिख दोगे क्या? अगर मुझे कहीं पे एंगल लिखना हो, दोनों को क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? v साइन अल्फा बाई v कॉस अल्फा इज टैन अल्फा। एंड यहां से साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा तो बनाएगा, बट साथ में एक e भी आएगा। क्या आएगा? दोनों चीजें निकल कर आ रही हैं। कोई मुश्किल है निकालना? निकाल सकते हैं आराम से। तो यहां पे बेटा इस टॉपिक को भी हम एंड करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है ये ऑब्लिक कोलिजन का जो बेसिक पार्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े। हाँ, एक ही देखो ना, एक मैंने कराया है ना, आपके सामने एक क्वेश्चन और मिल गया यहीं पे। मैंने तो ये थियरी बता दी एक तरीके से, इसका एक एप्लीकेशन तो यही मिल गया आपको। आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, क्या बालक, थोड़ा बहुत हमें दिमाग भी कभी कभी लगाना पड़ेगा। इंपल्स क्या होता है बताओ? क्या आज मैंने यही बोला? क्या मैंने क्या बोला? चेंज इन मोमेंटम। क्या चेंज इन मोमेंटम निकालना मेरे लिए मुश्किल है? दोनों वेलोसिटीज मुझे पता है। दोनों वेलोसिटीज आपको पता है कि नहीं पता है? तो जब वेलोसिटीज हमें पता है तो क्या हमारे लिए अब इंपल्स निकालना मुश्किल है क्या? हम जानते हैं परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंपैक्ट कोई चेंज ही नहीं हुआ। चेंज कहाँ हुआ है? अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। पहले मोमेंटम कितना था? mu साइन थीटा। अब मोमेंटम कितना है? mv कॉस अल्फा, mv साइन अल्फा, यही है ना। और v साइन अल्फा को अभी आपने लिखा है ना eu साइन थीटा। तो आपको बाद का पता चल गया meu साइन थीटा, पहले का पता था mu साइन थीटा। क्या आप भी नहीं निकाल पाओगे? निकल जाएगा। कौन सा आंसर आएगा? अब तो मैंने बता ही दिया है, तो जल्दी से बोलो कौन सा आंसर है। क्या बेटा? डी ना? डी होगा बिल्कुल। पहले क्या था? नीचे की ओर, बाद में क्या है? ऊपर की ओर। ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करोगे तो दोनों को एक तरीके से क्या करना पड़ेगा? ऐड ही करना पड़ेगा ना। ऐड करो और आंसर कोट कर दो। चलो आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ बच्चों। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेंटर ऑफ मास का। ध्यान से समझते हैं, जो पॉइंट्स यहां पे सीखने वाली है उसको पहले दिमाग में बिठाते हैं। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? तो जब हम रिजिड बॉडीज के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, पॉइंट मास से आगे बढ़ते हैं और किसके बारे में बात करते हैं? रिजिड बॉडीज की। तो रिजिड बॉडी, पहला सवाल तो यही आता है, सर रिजिड बॉडी क्या होती है? तो रिजिड बॉडी क्या होती है बच्चों? कोई बताएगा मुझे? मान लो ये कोई बॉडी दी हुई है रैंडम, यहां पे अगर ये जो दो पॉइंट्स हैं, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ए और बी को मिलाने वाली लेंथ पहले एल थी और ये क्या रहेगी? अगर ये कांस्टेंट रह गई, इस लाइन के अलोंग अगर मुझे किसी तरह की कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं मिल रही है,
इस लाइन में ये जो 2 पॉइंट्स आपने लिए हैं ये पहले भी एल डिस्टेंस पे थे, बाद में भी क्या रह गए, एल डिस्टेंस पे रह गए। तो ऐसी किसी भी बॉडी को आप क्या बोलते हो, रिजिड बॉडी बोलते हो। क्लियर है? हमारी ह्यूमन बॉडी रिजिड बॉडी है क्या? नहीं है ना, है क्या? अभी देखो मेरे हाथों के बीच में, चलो उंगलियों के बीच में ही डिस्टेंस था, ज्यादा था, अब देखो कम हो गया, हुआ ना। तो ह्यूमन बॉडी के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन ये डेस्क है, बेंच है, इन सब में जो 2 पॉइंट्स हैं, क्या इनके बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। सो दीज आर एक्चुअली द रिजिड बॉडीज। आगे आते हैं, अगर हम रिजिड बॉडीज की बात कर रहे हैं तो इन रिजिड बॉडीज के केस में अगर हम न्यूटन के लॉ को लगाना चाहते हैं, फोर्स लगाना चाहते हैं, तो हम लोग किस पॉइंट पे फोर्स लगाएं जो कि वही इफेक्ट प्रोड्यूस करे जो कि इंडिविजुअल पॉइंट्स पे फोर्स लगाने के बाद करता। या आप और सिंपल भाषा में कहो तो आप कहोगे कि जो पूरा मास है उस पूरे मास को ना समझकर हम उसे एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर पाए। तो जिस पॉइंट मास से आप उसे रिप्लेस करते हो, जिस जगह पर आप उस पूरी बॉडी के मास को कंसंट्रेटेड मानते हो और उसके ऊपर लगने वाले फोर्स का इफेक्ट सिमिलर देखते हो, उस पॉइंट को आप क्या कहते हो? सेंटर ऑफ मास। आगे चलकर एक पॉइंट आएगा जिसे आप बोलोगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या बोलोगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास, इन दोनों में ऐसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ग्रेविटी बेसिकली वेट से रिलेटेड है। आप बोलोगे द होल वेट ऑफ द सिस्टम इज कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट, यहां बोल रहे हैं द होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड एट द पॉइंट। यही दोनों में फर्क है बस। तो वेट और मास इन दोनों में, इन दोनों के पॉइंट में जहां पे उसे आप एक जगह पर कंसंट्रेटेड मान रहे हो, वो दोनों नॉर्मली सेम होती हैं। लेकिन अगर कहीं पे g की वैल्यू वेरी कर रही हो, g वेरी कर रहा हो, मान लो मैं 2 किलोमीटर लंबे रॉड की बात कर रहा हूं, तो क्या हर जगह पे उसके लिए अगर मैं उसे वर्टिकली खड़ा कर दूं तो क्या हर जगह पे g उसके लिए सेम होगा? नहीं होगा ना। तो g अगर सेम नहीं होगा तो क्या ऐसे केस में जो हमारा mg का जो वैल्यू है वो क्या m की तरह से ट्रीट किया जा पाएगा? आंसर है नहीं, वहां g का भी इफेक्ट हमें देखना पड़ेगा, है ना। वैसे केस में हमारा सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? अलग अलग होती है। अदरवाइज सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही जगह पर एग्जिस्ट करते हैं। डन है सबको? अब सेंटर ऑफ मास निकालना हो हमें तो 2 टाइप की बॉडीज का हम निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं डिस्क्रीट सिस्टम का। किसका निकालते हैं? डिस्क्रीट सिस्टम। इस रूम में जितने बालक और बालिका बैठे हुए हैं उन सबका सेंटर ऑफ मास कहाँ है निकालना है। सबका, सारी बॉडी जितने भी लोग हैं सबका मिलाकर एक सेंटर ऑफ मास निकालो, कहाँ है। कैसे निकालेंगे? इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे। हम बोलेंगे हमारा जो RCOM होगा, RCOM मतलब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये फर्स्ट मास के उसके पोजीशन से के मल्टीपल प्लस दूसरा मास और उसके पोजीशन का मल्टीपल, और ऐसे ही जितने भी मासेस हैं और उन सब का जो पोजीशन वेक्टर है इनके मल्टीपल को अगर हम टोटल मास से डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाएगा। इज दिस पॉइंट इज ओके? क्या यही तरीका आपका एवरेज निकालने का होता है? तो बेसिकली आप निकाल क्या रहे हो? एक तरीके से एवरेज जैसा निकाल रहे हो कुछ, ठीक है। अब सबसे खास बात सुन लो ध्यान से, सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का जो होता है वो हमेशा एक फिक्स पोजीशन पे होता है। मैंने क्या बोला? फिक्स पोजीशन पे होता है, बट उसका कोऑर्डिनेट चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है? कोऑर्डिनेट चेंज हो सकता है। मान लो कि इस बोर्ड का सेंटर ऑफ मास मुझे यहां दिख रहा है, मैं अपने रेस्पेक्ट में देख रहा हूं तो ये 2,2 है। आपके रेस्पेक्ट में भी 2,2 ही होगा क्या? नहीं होगा ना। आप में से जितने बच्चे हैं सबके रेस्पेक्ट में इसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन अलग अलग होगा। तो जब कभी भी हम ऐसे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन लिख रहे हैं उस समय हमारा रेफरेंस क्या है ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, ठीक है ना, कि हमने किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास को लोकेट किया है। ठीक है, होगा बॉडी के सेंटर पे, लेकिन कोऑर्डिनेट्स बदल सकते हैं। बात समझ में आ गई है? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का उस बॉडी के ऊपर ही हो ये जरूरी नहीं है, वो उस बॉडी के बाहर भी हो सकता है। जैसे एक रिंग लिया, रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? कहां होगा? जल्दी बताओ, कहां होगा? सेंटर पे। लेकिन क्या सेंटर जो है उसका उस बॉडी के ऊपर है या बॉडी के बाहर है? बॉडी के बाहर है। ठीक है, जाओ आंख धो के आ जाओ जल्दी से।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। अभी मैं बात कर रहा था डिस्क्रीट सिस्टम की, इसके बाद अब हम लोग कहां चले आते हैं बेटा? हम लोग चले आते हैं अब कंटिन्यूअस मास सिस्टम में। तो अगर मैं कंटिन्यूअस मास सिस्टम की बात करूं तो यहां पे हमारा आंसर क्या होगा बेटा? अगेन आई विल राइट RCOM एंड दिस RCOM इज R मल्टीप्लाइड बाई DM डिवाइडेड बाई DM। क्या एवरेज निकालने का यही तरीका हमने कंटिन्यूअस मास सिस्टम में सीखा है? कंटिन्यूअस मास में नहीं, अगर हम कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन लेते हैं तो यही तरीका अपनाते हैं क्या? एवरेज वेलोसिटी निकालना होता है। कैसे निकालते हो? वेलोसिटी टाइम का फंक्शन दिया हुआ है तो लिखते हो ना इंटीग्रेशन ऑफ v dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। अगर x का फंक्शन दिया हुआ होता है तो क्या करते हो? इंटीग्रेशन ऑफ v dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dx। क्या यहां पे भी वही काम किया? पोजीशन r मान लिया और वेरी क्या किया? मास को, अलग अलग मास dm 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 मास को हमने कंसीडर किया। तो ऊपर क्या लिखा? इंटीग्रेशन ऑफ r dm और डिवाइड किससे किया? इंटीग्रेशन ऑफ dm से। तो कुछ नया नहीं है, पूरी फिजिक्स में यही करते आए हैं, आज भी हम वही कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मैं कुछ बॉडीज का यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आपको लिखकर बता देता हूं जो कि आपको याद होने चाहिए। अगर मैं ऐसे रेगुलर शेप के बॉडीज की बात करता हूं जहां पे मास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमेशा इनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे इनका सेंटर ऑफ मास लाई करता है। ये जैसे ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या इसके बीच में होगा? कैसे निकालोगे? कोई भी दो आप क्या करोगे? यहाँ पे डायमीटर खींच दोगे, अपने आप आ जाएगा क्या? यहाँ पे अगर आप डायगोनल्स ड्रॉ करते हो, अगर मैं इस केस में बात करूं एंड यू आर ड्रॉइंग सम डायगोनल लाइक दिस, है ना, आप कुछ डायगोनल ड्रॉ कर रहे हो, क्या ये डायगोनल्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा क्या ये आपको सेंटर ऑफ मास प्रोवाइड कर देगा? से यस और नो। यहां भी अगर मैं बात करता हूं, मैं अगर इनका डायगोनल ड्रॉ करता हूं बेटा इस तरीके से, तो क्या इन डायगोनल्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इन डायगोनल्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, क्या वो मुझे यहां पे इसके सेंटर ऑफ मास का आइडिया दे देगा? से यस और नो। सो दीज आर पोजिशंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, यहां पे ये क्या है? हमारा सेंटर ऑफ मास है, यहां पे ये क्या है? हमारा सेंटर ऑफ मास है। अब ये तो बहुत आम बात थी, बहुत छोटी छोटी चीजें थी, हम जानते थे। थोड़ा सा टफ करते हैं इसको। मान लो मैंने इस बार एक रिंग ले लिया है, ये क्या है मेरे पास बेटा? सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, और इसका रेडियस आपको r दिया हुआ है। बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करता? तो इस पॉइंट को अगर आप 0,0 मानते हो तो इससे थोड़ा सा ऊपर 0,2r बाई पाई पे क्या इसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है? अगर मैं यहीं पे एक सेमी सर्कुलर डिस्क ले लेता हूं, मैंने क्या किया इस बार? एक डिस्क ले लिया है, तो इस डिस्क के केस में क्या होगा बच्चों? अगर मैं इस पॉइंट को 0,0 मानता हूं तो क्या इससे ऊपर कहां पे लाई करना चाहिए? 2r बाई पाई पे, कि यहां पे 4r बाई 3 पाई होता है। यहां पे हमारा सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा बेटा? 0,4r बाई 3 पाई पे। इज दिस पॉइंट इज ऑल्सो ओके? तो ये क्या है हमारे पास? दिस वन इज सेमी सर्कुलर डिस्क। याद होना चाहिए ये, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं बेटा, हम बात करते हैं इस बार एक हेमीस्फेयर की, और ये कैसा हेमीस्फेयर है? हॉलो हेमीस्फेयर है। कैसा है? हॉलो हेमीस्फेयर है। आप बताओ यहां पे क्या होना चाहिए बेटा? कहां लाई करना चाहिए? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिख रहे हैं 0,0,0। तो इस बार जो आपका लाई करेगा, ये लाई करेगा 0,r/2,0 पे। कहां करेगा? 0,r/2,0 पे। नेक्स्ट अगर हम यहीं पे सॉलिड हेमीस्फेयर की बात करते हैं, ये मेरे पास क्या है? सॉलिड हेमीस्फेयर है। दिस वन इज सॉलिड। तो सॉलिड हेमीस्फेयर के केस में आपका जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, ये लाई करेगा 0,3r/8,0 पे। ठीक है, तो कुछ शेप्स मैंने बताए हैं, आपको ये सेंटर ऑफ मास के पोजीशंस याद होने चाहिए।
तब आप अपने कैलकुलेशन को जल्दी से जल्दी अच्छे से कर पाओगे। बढ़ूं आगे मैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं बेटा। ऐसे आपको तो ये मिल जाएगा ना, तो टेंशन मत लो, अगर छूट गया तो घबराओ नहीं, है ना। बंद कर दिया सीधे, लिख लो, कोई नहीं, लिख लो। मैंने जो बोला एक बार ध्यान से सुन लो दोबारा से। मैंने बोला बेटा सबसे पहले रिंग 2r बाई पाई, डिस्क 4r बाई 3 पाई। देन नेक्स्ट कहाँ है हम लोग, हॉलो स्फीयर, हॉलो हेमीस्फीयर r/2, और सॉलिड हेमीस्फीयर कहाँ हो गया 3r/8। आप देखो ध्यान से, तो अगर आप डिस्क और रिंग में देखोगे ना, तो आपका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन थोड़ा सा नीचे की ओर आया है। नीचे ज्यादा मास है ना, तो कहाँ पे शिफ्टिंग हो गई है, थोड़ी सी नीचे की तरफ। इसी तरीके से हेमीस्फीयर, हॉलो और सॉलिड में देखो, एक जगह r/2 है और ये क्या हो गया 3r/8। अगर आधा लेते तो 4r/8 आना चाहिए था ना, 3r/8 होने का मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा और नीचे शिफ्ट हो गया। तो जैसे जैसे आप हेवियर बॉडीज लेते हो जिसका बेस ज्यादा क्या हो, हेवी हो, तो वैसे केस में सेंटर ऑफ मास आपका नीचे की ओर शिफ्ट होता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास कोन दिए हुए हैं, इन कोन्स की बात करते हैं। तो अगर हम कोन की बात करें, कोन में यहां पे मैं इसके बेस को मान लेता हूं, ये मान लो इसका बेस है। मैंने क्या मान लिया, ये इसका क्या है बेटा, बेस है। तो बेस से अगर हम लोग इसे देखें तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है ये हमेशा h/3 हाइट पे लाई करता है। कितने पे लाई करता है, h/3 पे। ये मैं बात कर रहा हूं अभी हॉलो कोन की। अगर यही सॉलिड कोन होता तो, अगर यही सॉलिड कोन होता तो किसी को कोई आइडिया, अगर ये सॉलिड कोन होता तो अभी आपको एक कंसेप्ट मैंने सिखाया कि सेंटर ऑफ मास क्या होता जाता है, धीरे धीरे नीचे की ओर शिफ्ट होता जाता है। यहां पे ये नीचे की ओर शिफ्ट होगा और h/4 हाइट पे आपको दिखाई देगा। बट कहां से आप देख रहे हो, आप देख रहे हो बेस से। अगर आप इसके वर्टेक्स से देख रहे होते तो क्या होता, पहले केस में 2h/3, दूसरे केस में 3h/4। ठीक है, और अगर हम सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर में ये सब टेंशन ही नहीं है। सिलेंडर सॉलिड हो हॉलो हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहां लाई करेगा इसका सेंटर ऑफ मास, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, जो कि नीचे से कितनी हाइट पे होगा, h/2 हाइट पे। डन है, हाँ ना बोल दो, पक्का याद रहेगा। तो ये मुझे जैसे याद है, मुझसे ज्यादा अच्छी तरीके से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं यहां से फिर हम लोग आगे की तरफ। यहां से आ जाते हैं बच्चों अब क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन हमारा जो सबसे पहला दिखाई दे रहा है यहाँ पे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास 3 मासेस दी हुई हैं और तीनों के पोजीशंस हमें यहाँ पे मेंशन्ड है। हमसे पूछा गया है कि सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होगा वो कहाँ होगा, आपको निकाल कर बताना है। तो जब कभी भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने हो, आपके दिमाग में एक चीज क्लियरली होना चाहिए कि हम लोग जब कभी भी ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें 2 चीजों का आइडिया होना चाहिए हर पॉइंट के लिए। एक तो उसका मास क्या है और दूसरा उसका कोऑर्डिनेट क्या है। पहला क्या, उसका मास क्या है, और दूसरा उसका कोऑर्डिनेट क्या है। और जब मैं कोऑर्डिनेट की बात करता हूं तो कोऑर्डिनेट में यहां ये जो स्लाइड अभी आपको दिखाया था ना फर्स्ट वाला, यहां मैं एक पॉइंट आपके लिए और रखना चाहूंगा। आप जब कभी भी बेटा RCOM लिखते हो ना, इसका मतलब होता है कि आप यहां पे 3 डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हो, एक x कोऑर्डिनेट की, एक y कोऑर्डिनेट की और तीसरी z कोऑर्डिनेट की। तो आपको जब कभी भी RCOM निकालना हो तो ऐसी जरूरत पड़ सकती है कि इस R को हमें 3 पार्ट में तोड़ना पड़ जाए, x को अलग देखना हो, y को अलग देखना हो और z को अलग देखना हो। इसको वेक्टर फॉर्म में लिख के आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सोच के देखो, कोई आपको बोलता है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ऐसे ही दूसरे कोऑर्डिनेट को बताया i कैप j कैप k कैप, एक तीसरी जगह बताया i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। इनको एक जगह पे हैंडल करना, और दूसरा इनके x कोऑर्डिनेट को एक साथ, y को एक साथ और z को एक साथ हैंडल करना, कौन सा ज्यादा इजियर होगा? मुझे लगता है अलग अलग करके, है ना। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लगता है, यू आर मोस्ट वेलकम, आप वैसे भी कर सकते हो, बट मुझे इंडिविजुअल करना इजी लगता है। आप अगर उसे भी ऑप्ट करना चाहो तो आप आराम से उसके लिए जा सकते हो। ठीक है,
अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस, जहां पे अभी हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, आंसर 40 आ रहा है, श्योर हो? किसने बोला? बहुत अच्छे बेटा, आंसर करेक्ट है। चलो देखते हैं, 3 मासेस है हमारे पास, कहां पे प्लेस किए हैं आपने? एक एक्स एक्सिस पे है ओरिजिन पे, दूसरा एक्स एक्सिस पे ही है 40 सेंटीमीटर पे। मैं इसके डायग्राम को दिखा रहा हूं। पहला मास कहां है बच्चों? 300 ग्राम। क्या मैं इसको 0.3 kg लिख दूं? कोई दिक्कत है? इसका कोऑर्डिनेट है 0,0। दूसरा है 500 ग्राम 40 सेंटीमीटर पे, ये मान लेते हैं 40,0 है, और यहां पे हमने रखा क्या है? 0.5 kg को। और थर्ड देखो कहां रखा हुआ है? x = 70 पे, आपने इसे 70 सेंटीमीटर पे रखा है, और इस बार मास कितना है? 0.4 kg। अग्री करते हो बच्चों? अग्री करते हो? यही है ना? अब मुझे इसे सॉल्व करना है। कैसे करता? y कोऑर्डिनेट है क्या? नहीं है ना, तो उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। हम सीधे सीधे x कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। लिखते हैं XUM 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 40 प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 70, और इन सबको डिवाइड किससे करोगे? टोटल मास से। 0.3 प्लस 0.5 प्लस 0.4, क्या आंसर आपके पास आ जाएगा बेटा? आ जाएगा क्या? क्या आ रहा है आंसर? आ रहा है सबका आंसर 40? श्योर हो? श्योर हो? मुझे क्यों नहीं लग रहा? मुझे क्यों नहीं लग रहा कि आ रहा है? क्या? बहुत बढ़िया, ग्राम में लेंगे तो आएगा 40, ग्राम में नहीं लेंगे तो नहीं आएगा 40। बहुत बढ़िया। बेटा ग्राम और सेंटीमीटर से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, दीज आर यूनिट्स ना। सबको आपको एक ही तरह के यूनिट में रखना पड़ेगा। सबको अगर आप एक तरह के यूनिट में रखोगे कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे यहां पे भी 40 इंटू 0.5 इज वॉट? इट इज 20 प्लस यहां से कितना आ गया बेटा? 0.4 प्लस 70 इज नथिंग बट 28, और डिनोमिनेटर में कितना है आपके पास? 1.2। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बेटा? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर में कोई गड़बड़ नहीं होनी। यूनिट लेकिन क्या करना है? सब एक रखना है। सेंटीमीटर तो सब सेंटीमीटर, मीटर तो सब मीटर, ग्राम तो सब ग्राम, केजी तो सब केजी। ठीक है ना? अलग अलग करोगे तो भूल होगी, तब दिक्कत आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं, ले लेते हैं। क्या बेटा? तभी इसी फॉर्मूले से करते हैं, बट वहां पे सिर्फ XUM नहीं निकलता बेटा, YCOM भी निकालना पड़ता है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं। मैं ले लेता हूं क्वेश्चन। अगर ऐसा कंफ्यूजन है ना तो मैं ले लेता हूं एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ऐसा ही बोल रहे हो ना? यहां पे मान लेते हैं थोड़ा सा जो वैल्यूज है ना उसको मैं इजी ले लेता हूं। ये 1,0 है, ये मान लो यहाँ पे 2 kg है मेरे पास, ये 0,0 है, और यहाँ कहीं पे रख लिया एक और 2 kg। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0,1 है। कोई दिक्कत? अब मुझे मान लो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना है, तो मैं क्या करता? मैं लिखता है XUM। आप बताओ, अगर मैं इस मास को 1 मानता हूँ, इसको 2 मानता हूँ, और इसे 3 मानता हूँ, है ना, इसे 3rd मानता हूँ, तो क्या 2 इंटू 0 मुझे लिखना चाहिए था पहला? सेकेंड फिर से क्या मेरे पास 2 इंटू 0 आता? और थर्ड में क्या मैं इसे 1 इंटू 1 लिखता? और नीचे टोटल मास कितना है आपके पास? 2 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 5। सो वैल्यू इज 1/5। आगे आते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर YCOM लिखने जाता बेटा, आप बताओ इस 2 kg का क्या y कोऑर्डिनेट है? आंसर है हाँ, तो मैं लिखता 2 इंटू 1। क्या दूसरे मास का कोई y कोऑर्डिनेट है? आंसर है नहीं। क्या तीसरे मास का कोई y कोऑर्डिनेट है? आंसर है नहीं। मैं नीचे क्या लिखता? 2 प्लस 2 प्लस 1। सो हियर द आंसर इज 2/5 मीटर। डन। तो हम लोग सेपरेटली कर लेंगे बेटा।
और जब कभी भी लिखेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट प्रिसाइजली उनको अलग करके ट्रीट करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे दूं, कर लोगे ये? यहां पे आपको वेक्टर फॉर्म में करना है बेटा। 1 kg और 3 kg दिया हुआ है, तो आप मास उसका वेक्टर, दूसरा मास उसका वेक्टर, और डिवाइड किससे कर दोगे? टोटल मास से। क्या आपके पास आंसर आ जाएगा? एक ही देखकर बता सकते हो क्या? 1 इंटू 1 3 इंटू -3 -9 + 1 -8/4 -2, मतलब ए या डी में से ही कोई आना है। एक काम तो डिसाइड हो गया ना। अब ए और डी में देखो तो ए और डी में कोई भी एक चेक कर लेंगे तो काम हो जाएगा। चलो के कैप वाले को चेक कर लेते हैं। किसको चेक कर लेते हैं? के कैप वाले को। तो 1 और यहां से क्या हो गया 3 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 1, मतलब के कैप। हमारा आंसर कौन सा आ गया बेटा? ए। क्या करने की कुछ जरूरत भी पड़ी? बोलो सर आपने तो कर लिया, हमसे कैसे होगा? आपसे भी होगा बेटा। आप आई कैप के लिए देखो पहले, 1 kg इंटू 1 3 kg इंटू -3, तो -9 + 1 कितना आ गया आपके पास? -8, और डिवाइडेड बाई टोटल मास, मास कितना है? 4 kg, कितना आया? -2 आ गया क्या? मैंने देखा 2 चॉइस तो चले गए, एक और डी, ए और डी यही बचे। यहां पे मैं किसी को भी चेक कर लूं तो हमारा काम हो जाएगा। यहां देखो के कैप है, दूसरे में भी के कैप है, मतलब फर्स्ट वाले से 1 इंटू 1, दूसरे से 3 इंटू 1, कितना आया? 4 डिवाइडेड बाई 4, आंसर इज 1। टफ था? नहीं, तो आप ओरली भी कर पाए, कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं। रॉड में अगर हमारा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो वैसे केस में तो आप डायरेक्टली बोल देते हो कि सर हमारा जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? सेंटर ऑफ मास हमारा उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई कर जाएगा। बट अगर हमारा मास वेरी कर रहा हो हर जगह पर, मान लो कि रॉड एक दिया हुआ है, यही पेन है, पेन में मास वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यहाँ पे बिल्कुल शार्प है, देखो यहाँ थिक है, मास धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। तो क्या ऐसे केस में इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे हमारा सेंटर ऑफ मास लाई करेगा? आंसर है नो। हमें ये कैलकुलेट करना होगा। इसके लिए अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, वी विल यूज दैट फंक्शन टू गेट आवर आंसर। लाइक इन दिस क्वेश्चन मैं आपको एक छोटा सा तरीका सिखाता हूं। मान लो बेटा एक रॉड मुझे यूं दिया हुआ है और मुझे जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको मैं यूज करता हूं। अ रॉड ऑफ लेंथ 3 मीटर, रॉड की लेंथ कितनी है मुझे दी हुई? इट इज इक्वल टू 3 मीटर। देन आगे क्या दिया हुआ है? लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड, देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द एंड विल बी। हमें बोला गया कि हमारा जो इसका मास पर यूनिट लेंथ है, मैं उसे लैम्डा का नाम दे देता हूं। तो लैम्डा जो है ऐसे क्या होता है? ये मास डिवाइडेड बाय लेंथ के बराबर होता है। बट इन्होंने बोला कि हमारा ये जो लैम्डा है ना, ये लैम्डा नॉट इंटू एक्स के बराबर है। एक्स के साथ क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। अब आपको बताना है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगा। देखो इतनी लंबी रॉड तो है नहीं, तो ग्रेविटी और मास एक ही जगह होगा, ये बात तो समझ में आ रही है ना। अब मैं इसे अप्रोच कैसे करूं? तो मैं एक एंड से किसी एक्स डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट dx कंसीडर करता। क्या इस dx का मास dm होता बच्चों, जिसको आप लैम्डा नॉट इंटू dx लिख सकते थे? लैम्डा नॉट नहीं लिखते, लैम्डा लिखते, है ना। लैम्डा इंटू dx लिख सकते थे। आगे की बात करते हैं। यहां इंफॉर्मेशन दी हुई है ना बेटा, मास पर यूनिट लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड। तो मुझे क्या देखना होगा? जो हमारा मास पर यूनिट लेंथ होगा, लैम्डा होगा, वो कांस्टेंट नहीं है, वो एक्स के साथ क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी। डन। अब आगे आते हैं। मैं अब यहां से इसका एक्सीएम निकालना चाहता हूं, एक्सीओएम। तो मैं क्या लिख सकता था? x मल्टीप्लाइड बाई डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। इज इट ओके? x की जगह लिख दिया x, और dm क्या है आपके पास बच्चों? अभी आपने लिखा है ना लैम्डा इंटू डी एक्स, और लैम्डा खुद लैम्डा नॉट इंटू एक्स है, तो पुट कर देता हूं मैं। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है? 0 से 3 तक। पहले मैं इसको 0 से l तक कर लेता हूं, जो भी आएगा ना उसमें लास्ट में फॉर्मूले में वैल्यू डाल देंगे। x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन
x³/3, x³/3 ना, लिमिट्स डालने के बाद बन गया l³/3। नीचे है बेटा x dx का इंटीग्रेशन x²/2, इसको लिख दिया l²/2। बोलोगे सर लैम्डा कहाँ गया, लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट से लैम्डा नॉट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। कांस्टेंट था ना, बाहर ही आता, निकाल के पहले ही हटा दिया। रीअरेंज करोगे तो क्या आंसर मिलेगा बच्चों, क्या आप इसे 2l/3 कह सकते हो, और l की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 3 सेंटीमीटर। आंसर क्या होगा बेटा, 3 मीटर ना, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 मीटर। टफ है क्या, जल्दी से हाँ ना बोल दो, टफ है नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बात करते हैं हम लोग शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास की आफ्टर रिमूवल ऑफ स्मॉल पार्ट। कभी कभार हमसे क्या पूछते हैं कि हमारे पास मान लो कि एक हमारे पास क्या है, ये एक डिस्क दिया हुआ है या रिंग दिया हुआ है, डिस्क ही होगा बेटा, रिंग होता तब तो क्वेश्चन ही नहीं बनता ना। हमारे पास एक ये डिस्क दिया हुआ है और इसमें से एक छोटी सी डिस्क जो है ना हम रिमूव कर ले रहे हैं। ये डिस्क आपने क्या की बेटा, यहाँ पे रिमूव कर ली है। अब पहले इसका सेंटर ऑफ मास 0,0 पे था, अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा ये मुझे बताना है। मुझे बोला गया है कि डिस्क इज यहां पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है ना, यहां पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास मुझे ऑलरेडी गिवन है। इसके रेडियस को हम यहां पे r से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो मैं आपको सिखा रहा हूं बेटा ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, तो प्लीज थोड़ी देर बोर्ड पे देख लो, एक छोटा सा सवाल है, सीख लोगे यहीं से आप, है ना। हम क्या बोलते हैं बेटा, हम क्या बोलते हैं कि अगर हमारा ऐसा कोई एक डिस्क दिया हुआ था और इसका कोऑर्डिनेट 0,0 था, तो यहां पे ये जो रिमूव्ड वाला पार्ट है, क्या इसका कोऑर्डिनेट r/2,0 रहा होगा, ऐसा कह सकते हैं। अगर यहां से सीधे r/2 रेडियस का डिस्क हमने रिमूव किया है तो ये पूरा r है, आधा इसका क्या हो जाएगा r/2, वही इसका रेडियस होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका, एक्सियोम के लिए आप क्या लिखो, m1 m ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाई इट्स कोऑर्डिनेट माइनस m रिमूव्ड इनटू इट्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई m ओरिजिनल माइनस m रिमूव्ड। आपके पास आपका आंसर सीधे सीधे आ जाना है। मान लो अज्यूम कर लो कि इनिशियली इसका मास जो था ना, इस क्वेश्चन में इसका मास जो था m इनिशियल जो था वो m0 के इक्वल था। एरिया से अगर देखा जाए बेटा तो क्या इसका एरिया πr² था। तो अगर मैं यहां पे m रिमूव्ड की बात करूं तो m रिमूव्ड कितना होना चाहिए था, क्या इसका जस्ट 1/4 होना चाहिए था। आप बोलोगे क्यों सर, क्योंकि इसका एरिया πr²/4 के बराबर है। इज इट ओके। तो एरिया 1/4 है तो क्या मास भी 1/4 होगा। पहले पूरा का पूरा मास m था, आपने उसमें से निकाल कितना लिया, m/4 निकाल लिया। क्या आप ऐसा कह सकते हो, बचा हुआ कितना रह गया होगा, 3m/4। मैं तो अभी फॉर्मूला आपको सिखा ही रहा था, फॉर्मूले में अब वैल्यूज डालते हैं। पहले m और इसका कोऑर्डिनेट 0 माइनस m/4 इसका कोऑर्डिनेट r/2 और डिवाइड किससे किया, m माइनस m/4 से। कर सकते हैं क्या, देखो तो सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, क्या माइनस r/6 मिल जा रहा है आपको। न्यूमरेटर से आया आपके पास mr/8, नीचे आया आपके पास 3m/4। जस्ट रीअरेंज इट, यू विल गेट माइनस r/6 एज योर आंसर। टफ है क्या, क्या क्या किया, पहला काम किया मास ओरिजिनल लिखा, दूसरा काम किया रिमूव्ड लिखा, दोनों के सेंटर ऑफ मास लिखे और सेंटर ऑफ मास लिखने के बाद क्या किया, m1x1 माइनस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 किया। हमारे पास हमारा आंसर था। डन। आगे बढ़ते हैं, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा, लास्ट पार्ट है आज की क्लास का, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ध्यान से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट यहां पे आता है हमारा, जो कि होता है हमारे VCOM का, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या लिखते हैं आप ऐसे, क्या हम पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा अपने आप जो है वेलोसिटी आ जाएगा, क्या आएगा।
RCOM का फॉर्मूला याद है ना, M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3, ऐसा ही था ना। अगर आप उसे एक्सपेंड करने में इसे यूज कर लो तो यू कैन डायरेक्टली से इट कैन बी रिटन एज, इट्स अनदर फॉर्म ऑफ राइटिंग इज M1V1 प्लस M2V2 एंड सो ऑन MnVn डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 एंड सो ऑन प्लस Mn। इज दिस पार्ट इज ऑल्सो ओके? तो 10 मासेस हैं, 10 अलग अलग वेलोसिटी से जा रही हैं, सबकी वेलोसिटी और मास का मल्टीपल लो, ऐड करो, टोटल मास से डिवाइड करो, क्या मिल जाएगा? VCOM मिल जाएगा। डन। नेक्स्ट आते हैं इसी पे सेकेंड पार्ट पे। अगर मैं इन ओवरऑल मास को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चला जाऊं तो टोटल मास इंटू VCOM, क्या ये PCOM बन जाएगा बेटा? लीनियर मोमेंटम से यस और नो? क्या ये लीनियर मोमेंटम बन जाना है? और लीनियर मोमेंटम को आप यहां पे क्या लिख पाओगे? M1V1 प्लस M2V2 एंड सो ऑन Mn इंटू Vn। और सबसे खास बात ये समझो, इंडिविजुअल लीनियर मोमेंटम्स का सम किया तो आपको किसका लीनियर मोमेंटम मिल गया बेटा? सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम मिल गया। और इनिशियली आपने यही सोचा भी था ना कि जो इफेक्ट हमारे इंडिविजुअल बॉडीज पे हो रही है उन सबको हटाकर क्या करना है, एक ऐसा पॉइंट मान लेना है जिसको हम सेंटर ऑफ मास का नाम दे दें, वही इफेक्ट मुझे वहां भी दिखाई देगा। यही सोचा था ना? क्या वही इफेक्ट दिख रहा है? PCOM निकालने के लिए इंडिविजुअल मोमेंटम्स का सम करना पड़ रहा है। चलो फिर आगे आते हैं, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड है बेटा हमारा यहाँ पे ACOM। ACOM को आप लिखते हो M1A1, सॉरी पहले मैं ACOM को यहां पे लिख रहा हूं बेटा dVCOM/dt। लिख सकते थे ना? डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा, ये तो पहले सीख रखा है। और यहां पे अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करें जो अभी सेकेंड फॉर्मूले के फॉर्म में यहां दिख रहा है, तो क्या यहां भी हमारा ACOM M1A1 प्लस M2A2 एंड सो ऑन अप टू MnAn डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 एंड सो ऑन अप टू Mn तक चला जाएगा क्या? जल्दी से बताओ, ले सकते थे? हाँ या ना? जो डिनोमिनेटर है इसको राइट हैंड साइड में लेकर आओ। आपके ये टोटल मासेस हैं बेटा, इनको आप लेफ्ट में लेकर आओ। क्या ये सारे मासेस ACOM के साथ मिलकर FCOM बना लेंगे क्या? और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है? M1A1 प्लस M2A2 एंड सो ऑन। कहां तक जा रहे हो आप? MnAn तक, जो कि F1, F2, F3, F4 इंडिविजुअल फोर्सेस का क्या है? सम है ना? इसलिए हम आगे चलकर बोलते हैं कि हमारा ऐसे केस में जो F एक्सटर्नल होता है, द F एक्सटर्नल इज इक्वल टू FCOM डायरेक्टली। डन है ये भी? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। तो यहां से हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ आगे चलते हैं। हमने बोला F एक्सटर्नल जो है ना वो हमारा इंडिविजुअल फोर्सेस का सम है, और F को क्या हम dPCOM/dt भी लिख सकते हैं क्या? अगर आप मोमेंटम को डिफरेंशिएट करो तो क्या पाओगे? फोर्स। अभी कुछ देर पहले बालक ने बताया था ना, इंपल्स को क्या लिख सकते हो? dP को क्या लिख सकते हो? FDT भी लिख सकते हो ना? तो रिवर्स भी तो ट्रू है ना, F को क्या लिख सकते हैं? dP/dt लिख सकते हैं। अगर हमारा फोर्स किसी सिस्टम पे लगने वाला जीरो हो जाए, क्या हो जाए? हमारा जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए। मैं लिखता हूं यहां पे कि हमारा F एक्सटर्नल जो है ना, ये ऐसे क्या होता है? ये हमारा dPCOM/dt है। हम क्या बोल रहे हैं? इफ F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, अगर F एक्सटर्नल 0 हुआ तो क्या होगा? दो चीजें आएंगी हमारे पास। पहला क्या होगा? हम बोलेंगे P कांस्टेंट है। आप बोलोगे सर एक ही हुआ ना, दो कहां हो गया? P कांस्टेंट होगा, मानते हो सब? कांस्टेंट में अगर मैं एक वैल्यू को सेग्रीगेट कर लूं, मैं बोलूं कि कांस्टेंट में 0 भी तो एक कांस्टेंट वैल्यू ही है ना, और उसको अलग से ट्रीट करूं तो कोई दिक्कत है क्या? तो मैं यहां बोलूंगा कि पहला सिचुएशन बन सकता है कि हमारा PCOM क्या हो? 0 हो, और दूसरा केस बन सकता है मेरे पास कि हमारा PCOM क्या है? कांस्टेंट है। देखो ये एक्चुअल में अलग नहीं है, मैं सेग्रीगेट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि दोनों जगह से कंक्लूजन थोड़ा अलग अलग निकलेगा।
अब अगर इनिशियली सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं कर रहा था, मोमेंटम था ही नहीं उसके अंदर, तो फोर्स नहीं लगा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आगे भी सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा? तो अगर सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं कर रहा है तो क्या उसका पोजीशन चेंज हो रहा होगा? हो रहा होगा क्या? नहीं हो रहा होगा। जहां पहले सेंटर ऑफ मास था, क्या वहीं पे बाद में भी सेंटर ऑफ मास रहेगा? आपने कोई फोर्स लगाया नहीं, मोमेंटम था नहीं, तो क्या जो मोमेंटम था नहीं वो आ थोड़ी ना जाएगा? नहीं आएगा ना। फोर्स नहीं लगा है तो आना नहीं है, मीन सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं का वहीं रह जाएगा। तो यू कैन डायरेक्टली से कि इन सच टाइप ऑफ केस सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन। कह सकते हैं ना कि सेंटर ऑफ मास ने अपने पोजीशन को चेंज नहीं किया। दूसरे केस में क्या बोलोगे? यहां क्या बोलोगे? सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज इट्स वेलोसिटी। पहले से इसके पास कुछ वेलोसिटी थी ना, आपने कोई फोर्स लगाया नहीं, तो जो वेलोसिटी उसके पास थी क्या वही वेलोसिटी रह जानी चाहिए? वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। अग्री करते हो? अब इसे मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे ये दिखाता हूं। इसको अगर मैं चाहूं मैथमेटिकली लिखना, तो इसी पॉइंट को मैं मैथमेटिकली कैसे लिख सकता हूं ये देखते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली? ध्यान से देखा जाए, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है बेटा, यहां हम लिखते हैं हमारा जो डेल्टा एक्स COM होगा ये क्या होगा? 0 होगा। और हम लिखेंगे m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2। ऐसे x की जगह r लिखते ना तो ज्यादा बेहतर रहता। अब मैं नहीं मिटा रहा, मैं x1 ही छोड़ दे रहा हूं। प्लस आगे चलकर लिखते हैं m1 डेल्टा xn इज इक्वल टू 0। क्या ये लिखने में कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो बच्चों, है कोई दिक्कत? मतलब पोजीशन नहीं चेंज हो रहा, तो डेल्टा r 0 होगा, और डेल्टा r के लिए ये फॉर्मूला लिख सकते थे ना। कोई समस्या? कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। यहां पे सेकेंड पार्ट में क्या लिखोगे? डेल्टा VCOM इज इक्वल टू 0, मीन्स m1 इंटू डेल्टा V1 प्लस m2 इंटू डेल्टा V2 एंड सो ऑन mn इंटू डेल्टा Vn इज इक्वल टू 0। क्या ये पार्ट भी आपको क्लियर है? इसीलिए बोलते हैं ना कि अगर मान लो कि एक बोट दिया हुआ है, या दो ही लोगों की बात कर रहे हैं, m1 और m2 मास हैं, इनिशियली इसका सेंटर ऑफ मास कहीं लाई कर रहा था, m2 थोड़ा लेफ्टवर्ड मूव कर गया, तो m1 को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा राइटवर्ड मूव करना पड़ेगा। और रेशियो कैसे डिफाइन करते हैं? m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू 0 से। डन है क्या? क्लियर है? अब इसके ऊपर एक सवाल कर लेते हैं। समय तो थोड़ा आगे बढ़ चुका है, कोई नहीं, एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन तो कम से कम कर ही सकते हैं ना। ये एक क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं, बाकी की बात हम लोग, है ना, आप लोग खुद से फिर बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करना। ध्यान से देखते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 2 persons of masses 55 kg and 65 kg are respectively at the opposite end of a boat. The length of the boat is 3 meter and weight is 100 kg. Okay, a 55 kg man walks up to the 65 kg man and sits with him. If the boat in still water, the center of mass of the system shifts by. क्या होना चाहिए? बहुत बढ़िया। कितना भी मोशन हो जाए, इनिशियली सिस्टम मूव कर रहा था क्या? कर रहा था क्या? नहीं कर रहा था, इनिशियली रेस्ट पे था। कोई फोर्स लगाया क्या आपने? एक यहां खड़ा है, एक वहां खड़ा है, एक मूव करके यहां पहुंच गया। कोई फोर्स लगा क्या इसके कारण? नहीं लगा ना। फोर्स लगा नहीं तो सेंटर ऑफ मास बदलेगा क्या? सेंटर ऑफ मास अपना पोजीशन चेंज करेगा क्या? आंसर है नो। आई विल डायरेक्टली राइट डेल्टा XCOM इज इक्वल टू 0. सो आंसर इन दिस केस इज इक्वल टू 0. डन है? यहीं पे एडिशनल क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं एक, यहीं पे एक एडिशनल क्वेश्चन देख रहे हैं। हमसे पूछा गया है कि प्लैंक में कितना मोशन हुआ है। फाइंड मूवमेंट इन बोट। बोट कितना मूव किया होगा ये निकाल कर बताओ। तब तो करना पड़ता ना, तब तो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता। क्या करते? तो ध्यान से देखते हैं।
मान लेते हैं बेटा कि हमारे पास ऐसे क्वेश्चन में क्या है, ये दिया हुआ है बोट, और बोट पे ये 2 पर्सन थे, यहां पे एक पर्सन था, दूसरा पर्सन यहां था। ये पर्सन फर्स्ट वाले कितने केजी के हैं? 55 केजी के। दूसरे कितने के हैं बेटा? 65 केजी के, है ना। 55 केजी वाला मैन कहां चला गया है कुछ देर के बाद? 65 केजी वाले मैन के पास चला गया है। पहले से अगर बोट का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पे था तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा 65 की तरफ होता ना, यहां कहीं पे होता या नहीं होता? जब ये पर्सन राइट मूव कर गए तो सेंटर ऑफ मास की टेंडेंसी किधर रही होगी मूव करने की? राइटवर्ड। बट सेंटर ऑफ मास को रहना तो उसी जगह पर है, तो उसको उसी जगह पर रखने के लिए बोट को क्या करना पड़ा होगा? थोड़ा लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना पड़ा होगा क्या? हाँ या ना? तो हुआ क्या है ऐसे सिचुएशन में, अगर मैं बात करता हूं तो मैं बोलता कि बच्चों हमारा बोट जो है ना वो थोड़ा सा शिफ्ट कर गया है। अब दोनों के दोनों पर्सन कहां हैं? दोनों के दोनों पर्सन यहां कहीं बैठे हैं, बट सेंटर ऑफ मास यहां कहीं है। बट बोट का मूवमेंट कितना हो गया है? x के बराबर हो गया है। क्या यह बात समझ में आ रही है? और यही x मुझे क्या बोला गया है निकालने के लिए। कैसे निकालूंगा? हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उससे निकालूंगा, कुछ एडिशनल नहीं करना है। मैंने जो फॉर्मूला सिखाया है उससे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पहला मास कौन सा है बेटा? पहला मास कौन सा है? 55 केजी। 55 केजी वाले ने कितना मोशन किया? राइटवर्ड कितना मोशन किया? यही किया ना। पूरी लेंथ कितनी थी? 3। उससे कितना कम किया? x। मतलब मैं लिखूंगा 55 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस x। फिर प्लस साइन देता हूं। 65 केजी वाले ने कितना मूव किया है ना बेटा? पहले यहां था, अब यहां पहुंच गया ना। क्या x के बराबर वो भी मूव किया है? बोट मूव किया तो वो भी मूव कर गया ना। तो आपने क्या लिखा है यहां पे? 65 मल्टीप्लाइड बाई माइनस एक्स। माइनस एक्स क्यों लिखा? लेफ्टवर्ड है इसलिए। अब बोट की बात करते हैं। बोट ने कितना मूवमेंट किया बेटा? क्या इसके लिए भी यही 100 इंटू माइनस एक्स लिख दूं मैं? एंड इट शुड बी इक्वल टू 0। सो यहां से आ गया आपके पास 165 माइनस 55x माइनस 65x माइनस 100x इज इक्वल टू 0। जस्ट सॉल्व एंड गेट योर करेक्ट आंसर। क्या बेटा? मूव नहीं किया बेटा, बट डिस्प्लेसमेंट हुआ ना उसका। हुआ या नहीं हुआ? अगर मान लो गाड़ी पे आप खड़े हो और गाड़ी आगे मूव कर गई तो आप उसके साथ मूव किए कि नहीं किए? किए ना। वही चीज तो देखा है यहां पे कि हमारा ये जो 65 केजी वाला था वो पहले कॉर्नर पे था, अब कहां चला गया? अब x आगे चला गया, इसलिए हमने उसके लेफ्टवर्ड मोशन को यहां कंसीडर कर लिया। डन है अब क्या सभी का? क्लियर? बोलो, कोई हाथ रेज कर रहा था, बोलो बेटा। क्योंकि बेटा कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा। वाटर मूव कर रही होती तो फिर सोचते बेटा, फिर पता नहीं है, फिर तो हमें कोई जानकारी नहीं। अगर वहां पे फ्रिक्शन भी होता, यहाँ पे वाटर के मूवमेंट से मतलब नहीं था, हमें मतलब था फ्रिक्शन से, कि हम फ्रिक्शनलेस सरफेस उसको मान रहे हैं एक तरीके से, है ना, कि जिससे कोई एडिशनल फोर्स हम बाहर से लगता हुआ उसके ऊपर ना कंसीडर कर पाए। तो हमारा कोई फोर्स लग ही नहीं रहा था, और फोर्स अगर लग नहीं रहा था तो मोमेंटम कांस्टेंट होना था, और मोमेंटम इनिशियली कितना था? 0 था, तो बाद में भी 0 ही रहना है ना। मींस पहले मूव ही नहीं कर रहा था तो बाद में भी उसे मूव करना है क्या? नहीं करना। और मूवमेंट हुआ ही नहीं है तो क्या उसका पोजीशन बदलेगा? नहीं बदलेगा। वही हमने यहाँ दिखाया है। आई होप कि ये सभी को क्लियर हो गया होगा। तो यहीं पे आज की क्लास एंड करते हैं बेटा। एक क्वेश्चन है, इसे अब आप होमवर्क के तौर पे कर लेना, ठीक है ना, HW में कर लेना। यहीं पे आज की क्लास हम एंड करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।